हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। थोड़ा सा कमेंट जूम कर दीजिए। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? एक और कर दो बस, ठीक है। क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? वेरी 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 गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो बैकलॉग सीरीज की एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है फिजिक्स की, आज दूसरी क्लास है। और ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाकी सारे बच्चे आज आ चुके हैं पूरे जोश में कि सर हम भी फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जो रेगुलर क्लास में रहते हैं। चलो भाई, तो बैकलॉग सीरीज में मैंने आपको शायद 5 लेक्चर रिवाइज करवा दिए थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के, ठीक है? क्या हमने 5 क्लासेस कर ली थी मोशन इन स्ट्रेट लाइन की? अब क्लास नंबर 6 से करना है। क्लास नंबर 6 से, लेक्चर नंबर 6 से हमें रिवीजन करना है। हाँ, मतलब जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए रिवीजन है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए न्यू क्लास। हाँ बेटा, अच्छा ये एक बच्चा और आया, कौन आ गया ये? बेटा फिजिक्स संपूर्ण एसपी की किताब आपको मिल चुकी है, ठीक है? तो आपकी ऐप में है वो, तो आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट में निकाल सकते हो। हाँ, यश कुमार आपका कमेंट आ रहा है। अच्छा, बस एक बार मुझे कंफर्म कर दो कि आप 5 क्लासेस हमने रिवाइज कर ली थी। आज लेक्चर नंबर 6 से शुरुआत करनी है। हमें गुरुत्व के अधीन गति और गति का आलेखीय विश्लेषण पढ़ना है। हाँ भाई, क्या 5 क्लासेस रिवीजन हो गई थी? क्या 5 क्लासेस हमने पढ़ ली थी? दिव्या केसरिया, बेटा आपका जो फोटो है ना वो बहुत छोटा आ रहा है। हाँ चलिए, तो अब हम करते क्लास की शुरुआत। गुरुत्व के अधीन गति बैकलॉग सीरीज वाली क्लास साल भर चलेगी। अनुज पटेल, देखो अभी तो मेनली हमने इसलिए निकाली थी बैकलॉग सीरीज की क्लासेस क्योंकि कुछ बच्चों ने लेट एडमिशन लिया था। अब जब आने वाले समय में सारे बच्चे ऑन ट्रैक रहेंगे, है ना, मतलब कि सारे बच्चे जो है, अगर कोई लेट एडमिशन वाली बात ही खत्म हो जाएगी क्योंकि सारा जो लेट एडमिशन वाले बच्चे थे उनका भी सब कुछ कवर करवा दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बैकलॉग सीरीज वाली क्लासेस करेंगे, है ना, करेंगे। लेकिन उसमें हम जैसे, अच्छा 9/5 वाला, ठीक है दिव्या बेटा, ये करवा दूंगा, वाला क्वेश्चन अभी मैं करवा देता हूं। ठीक है, समझ गया कौन सा क्वेश्चन है, 9h/25 वाला क्वेश्चन। तो वाला मतलब बैकलॉग सीरीज में, है ना, वाली बात है जैसे हमने जो पढ़ लिया उसको और थोड़ा शॉर्ट में और फटाफट रिवाइज कर लेंगे। चल, तो हम लेक्चर नंबर 4 एक बार जरूर से रिवाइज करवा दें बेटा। लेक्चर नंबर 4 हो चुका है यश कुमार बेटा, हम लेक्चर नंबर 6 पर आ चुके हैं। चल, तो हम करते क्लास की शुरुआत। गुरुत्व के अधीन गति हम पढ़ना शुरू करते हैं। गुरुत्व के अधीन गति पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें नियत गति के बारे में पता होना चाहिए। सर प्रिंट आउट में ज्यादा पैसा लग रहा है, आपकी बुक परचेज करा दीजिए। बेटा अब बुक परचेज, देखो एक्चुअल में बात यह है कि हमने सोचा था, तुम्हें ईमानदारी वाली बात बताता हूं, अंदर वाली बात बताता हूं, हमने सोचा था कि ये हम आप लोगों को पार्सल करवा दे या हम आपको प्रिंट आउट निकाल कर दे दे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है ना, कि हमारे में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कहीं दूर किसी गांव में रहते हैं, ठीक है, वहां तक जो पार्सल वाले भैया वो भी नहीं पहुंच पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि उसको पहुंचाने का खर्चा ज्यादा आ रहा था प्रिंट आउट निकालने से, ठीक है, मतलब एक बंडल को पहुंचाने का 500-600 रुपए तक खर्चा आ रहा था। और उसके अलावा अगर कोई किसी दूसरे गांव में, जैसे यूपी के या बिहार के किसी अंदर किसी गांव में रहता कोई बच्चा, तो उसको पहुंचाने का और ज्यादा खर्चा बैठ रहा था, ठीक है। तो इसलिए फिर हमने आपको पीडीएफ दे दिया। चल, तो हम करते क्लास की शुरुआत, हम बढ़ते आगे, काफी सारी चर्चा होगी हमारी। गुरुत्व के अधीन गति में हमें सबसे पहली बात क्या पता होना चाहिए कि यह नियत त्वरण पे कहानी होती है पूरी की पूरी, ठीक है। कहां की कहानी होती है? नियत त्वरण की। तो नियत त्वरण में क्या होता है? नियत त्वरण में हमें पता है सर कि v = u + at होता है, s = ut + ½ at² होता है, v² = u² + 2as होता है, और sn = u + ½ a 2n - 1। ये 4 समीकरण होते हैं नियत त्वरण के।
ठीक है। अब यहां पर अगर हम ये नियत त्वरण के 4 समीकरण है और इसी के समीकरण देखना चाहते हैं गुरुत्व के अधीन गति में, तो क्या क्या होंगे। तो गुरुत्व के अधीन गति में हमें पता होता है सर कि वस्तु कहीं पर भी हो, पिंड कहीं पर भी हो, पृथ्वी से कितनी भी ऊंचाई पर हो, मतलब अभी ये जो ऊंचाई ले रहे हैं वो कोई बहुत ज्यादा नहीं ले रहे, हम छोटी ऊंचाई, जैसे एक गेंद को ऊपर फेंका वगैरह सारी बातें, ठीक है। तो उसमें अगर हम समझे तो उसके लिए हमने बोला यहां पर कि v बराबर u प्लस AT को a की जगह हम g से रिप्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो g के बराबर होता है। तो यहां पर v बराबर u प्लस GT हो जाएगा। अब गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व के अधीन गति में सबसे बड़ा फायदा क्या है? गुरुत्व के अधीन गति में सबसे बड़ा फायदा यह है सर कि चाहे जो हो जाए त्वरण तो नियत हो जाता है, ठीक है। तो सवाल थोड़े आसान लगने लग जाते हैं। इसी प्रकार से गुरुत्व के अधीन गति का द्वितीय समीकरण क्या था? यह हो जाएगा h इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तृतीय हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। चतुर्थ हो जाएगा hn बराबर u प्लस हाफ g 2n माइनस 1, ठीक है। तो ये 4 समीकरण हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हम, है ना, और इसी में कुछ इंपॉर्टेंट से केसेस मैंने करवाए थे आप लोगों को, और मैंने आपको बोला था कि भाई जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं केसेस से बनेंगे। तो जो भी क्वेश्चन है हमने प्रैक्टिस भी करे क्लासेस में, वो भी मैं आपको दूंगा भी, लेकिन ये जितने क्वेश्चंस है वो सब इन्हीं से मिलकर बने हैं। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि अगर एक गेंद को हमने u वेग से ऊपर फेंक दिया तो ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी। तो इसमें जो मैक्सिमम ऊंचाई होती है वो u स्क्वायर अपॉन में 2g होती है। आवर्तकाल 2u बाय g होता है। ये भी हम देखेंगे कैसे बन रहा है सब कुछ। एक गेंद को प्रारंभिक वेग 0 देकर छोड़ दिया, मतलब प्रारंभिक वेग 0 तभी तो छोड़ा, तो ये गेंद आएगी जमीन पर टकरा जाएगी, तो उसका वेग हो जाएगा √2gh। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो √2h बाय g लगेगा, मतलब कितनी देर गेंद हवा में थी। इसी प्रकार से तृतीय केस, थर्ड केस की गेंद को ऊपर से और ऊपर फेंक दिया तो घूम कर नीचे आएगी। तो उसके भी समीकरण अभी हम बनाना सीखेंगे और क्वेश्चन इस पे कर देखेंगे। तो केस 1 जो है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं पहले कि कैसे कैसे हमने चीजें बनाई और क्या क्या क्वेश्चंस होंगे उस पे। तो सबसे पहली बात केस 1 में हमें बोला था कि एक गेंद कितनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर सकती है, ये देखने के लिए। तो कितनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर सकती है वो देखेंगे हम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से। अब कौन सा समीकरण कब लगाना होता है, इसके लिए ऑलरेडी पिछली क्लास में मैंने आपको बातें बताई थी, और जब नियत त्वरण की कहानी सुनाई थी मैंने, तब मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया था। क्या कि क्या दिया है, क्या पूछा है, उसके हिसाब से कार्यक्रम होता है। तो यहां पर हमें क्या पूछा है? अधिकतम ऊंचाई। प्रारंभिक वेग पता है, अधिकतम ऊंचाई पर जब पहुंचेगा तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। मतलब ना तो समय दिया है ना तो समय पूछा। तो मैं गति का तृतीय समीकरण लगाऊंगा। दिव्या बेटा वाला सवाल अभी हम करेंगे डिस्कस, चिंता ना करो। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होता है। क्लियर है? अब इसी प्रकार से यहां पे अंतिम वेग 0, यहां से हमने गति का तृतीय समीकरण लगाया, g नेगेटिव रखा। क्यों? क्योंकि देखो जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सी बातों में से एक है, अगर मैं प्रारंभिक वेग ऊपर दे रहा हूं तो ये पॉजिटिव हो गया, तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे आएगा, इसलिए नेगेटिव रखना पड़ेगा। एक चीज पॉजिटिव, ऊपर को पॉजिटिव माना तो नीचे को नेगेटिव मानना ही पड़ेगा। तो यहां से हम सॉल्व करके लिख सकते हैं कि सर अधिकतम ऊंचाई जो होगी वो u स्क्वायर अपॉन में 2g होगी। कैसे आया? इसको इधर की तरफ में ले गया तो यहां पर u ये हो गया 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, ये तो प्लस का माइनस हो गया। फिर ये नेगेटिव वाली चीज को इधर ले आया तो पॉजिटिव होगी, 2gh बराबर हो गया u स्क्वायर। तो h मैक्स जो होगा वो u स्क्वायर अपॉन में 2g होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात। दूसरी बात उड़यन काल। उड़यन काल क्या होता है कि गेंद कितनी देर हवा में रही, गेंद कितनी देर हवा में रही उसे हम उड़यन काल कहते हैं। तो अब यहां पर ये उड़यन काल में क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बात है। सबसे पहली बात, अगर उड़यन काल निकालना है तो उसके लिए हमें यह बात पता होना चाहिए कि अगर गेंद ऊपर जा रही है और गेंद नीचे आ रही है तो अगर हम वायु घर्षण नहीं ले रहे, हमने ये जो भी सॉल्यूशन करे या गुरुत्व के अधीन गति में जो भी सब कुछ पढ़ा उसमें वायु घर्षण नहीं लिया, तो अगर वायु घर्षण नहीं है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे सर कि ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय बराबर होता है। ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय बराबर होता है। तो यहां पर ऊपर जाने का समय कितना है वो निकाल सकते हैं हम। तो यहां पर प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग 0 हो गया। तो अब समय निकालना, गति का प्रथम समीकरण लगाया हमने, u पॉजिटिव g नेगेटिव। तो यहां से u t की वैल्यू जो होगी वो u बाय g आ जाएगी, है ना। ये t बराबर u बाय g हो जाएगा। ये कब हुआ? यह जो है यह ऊपर जाने का समय हो गया। तो अब नीचे आने का समय क्या होगा? सर नीचे आने का समय भी वही होगा 2u बाय g। क्यों? क्योंकि जो ऊपर जाने का समय है वही नीचे आने का समय होगा। तभी तो गेंद अगर u वेग से ऊपर जा रही तो जब जमीन पर टकराएगी, टकराने से जस्ट पहले उसकी चाल फिर से u हो जाएगी।
या वेग u बोल सकते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में। इसी प्रकार से इसमें हमने पता चला कि u बाई जी ऊपर जाने का समय है, u बाई जी नीचे आने का समय। तो टोटल समय क्या हो गया, टोटल समय जो होगा वो 2u बाई जी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2u बाई जी हो जाएगा। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट या उड़ान काल, कितनी देर लगेगी गेंद को ऊपर जाकर नीचे आने में। ठीक है, ये 2u बाई जी कैसे हो गया, ये u बाई जी है, u बाई जी इसको जोड़ दो तो एक और एक 2 हो जाता है, तो 2u बाई जी ऊपर जाने का प्लस नीचे आने का समय। अब इसी प्रकार से इस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा था हमने नॉर्मल क्लासेस में। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमने बोला था कि अगर एक गेंद को 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंक दिया है तो यहां पर यह गेंद ऊपर जाकर नीचे आएगी, तो इसमें एच मैक्स निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। तो ये रहा एच मैक्स का फॉर्मूला, यहां से बना था, ये बना था यू स्क्वायर अपॉन में 2g, और उड़ान काल का जो 2u बाय जी फॉर्मूला बना था। तो एच मैक्स जो होगा यू स्क्वायर अपॉन में 2g, यू की वैल्यू कितनी है 50 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 10, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी इससे फॉर्मूले से कैलकुलेट करा, यू की वैल्यू रख के, जी की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10। ठीक है, तो इसमें यहां पर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स का मान पता चल गया। कितना पता चला, 125 मीटर और ये 10 सेकंड। क्लियर है, आई बात समझ में। 2u क्यों नहीं है, अच्छा ये XYZ। बेटा तुम एक बात बताओ, मैं तुम्हारा कोर्स ब्लॉक करवा दूं क्या? आज 31 जुलाई है, आज का एक टारगेट एक बच्चे का कोर्स ब्लॉक करवाना, तो शायद आज आपका कोर्स ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि तुम रेगुलर क्लास में कभी नहीं आते हो, हमेशा केवल बैकलॉग सीरीज में आते हो। ठीक है, और इसके अलावा कभी उर्दू में डाउट लिखते हो, कभी फारसी में डाउट लिखते हो, है ना। तो मुझे केवल और केवल हिंदी और अंग्रेजी समझ में आती है भाई। ठीक है, अब यहां पर इतनी सी कॉमन सेंस की बात है कि एक और एक 2 होते हैं, एक और एक आधा नहीं हो जाता। 2g क्यों हो जाएगा बेटा, है ना। ये तो बिल्कुल ही वो बोलते हैं ना कि मूर्खता भरी हरकत है और मूर्खता भरी बात है। क्या कि अगर मैं एक और एक जोड़ रहा हूं तो एक और एक जोड़ूंगा तो ऊपर ही 2 आएगा, नीचे 2 कैसे आ जाएगा? क्या आप आंगनवाड़ी से आए हो? चलिए, तो इसी प्रकार से यहां पर केस नंबर 2 जो हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा केस है, क्या होता है कि अगर हमें बोला कि एक गेंद को h ऊंचाई से छोड़ दिया गया, तो अगर एक गेंद को h ऊंचाई से छोड़ दिया गया है तो यहां पर इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ होगा। अब ये जस्ट टकराएगी उसके पहले वेग क्या होगा, ये निकालना है। दूसरी बात फिर से वही निकालना है कि ये गेंद हवा में कितनी देर रहेगी। ठीक है, तो यह दोनों चीजें हम फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे अब इस कंडीशन में? इसमें हमारे पास फिर से प्रारंभिक वेग है, लेकिन अब इसमें प्रारंभिक वेग 0 है। 2 अलग अलग कंडीशन है, गेंद को ऊपर फेंकना, गेंद को ऊपर से नीचे छोड़ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रारंभिक वेग 0 होगा, अंतिम वेग v हो जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, देखो जब भी h की बात आएगी तो गति का द्वितीय समीकरण लगा लो तो जल्दी से काम बन जाता है। सॉरी, तृतीय समीकरण लगा लो, जल्दी से काम बनेगा। क्यों? कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग जो है प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, अंतिम वेग हमें निकालना है, तो u 0 हो गया, v हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u की वैल्यू 0 हो जाएगी 2gh। अच्छा, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट सी कहानी, क्या कि सर नीचे वाले को तो हम ले लेते हैं नेगेटिव, तो अगर नीचे वाले को हमने नेगेटिव लिया तो g की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, सबसे पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात कि सर ये नीचे आ रही है तो इसमें h भी नेगेटिव होगा, दोनों चीजें नेगेटिव होंगी। क्यों? क्योंकि सर यहां से अगर हम विस्थापन देखें, गेंद यहां पर है तो ऊपर जाती तो पॉजिटिव लेते, नीचे आती तो नेगेटिव लेते, तो नीचे आ रही तो g भी नेगेटिव रखा, h भी नेगेटिव रखा। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात आपको जो समझ में आना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें यहां पर सर v स्क्वायर है, अच्छा ठीक है, तो अंतिम वेग निकालना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2gh हो जाएगा, तो v की वैल्यू जो हो जाएगी वो √2gh हो जाएगी। तो गेंद टकराने से पहले उसका वेग जो हो जाएगा वो √2gh हो जाएगा। क्लियर है मामला? अच्छा, अब इसी प्रकार से अगर हम उड़ान काल पे चर्चा करें तो उड़ान काल क्या होता है? उड़ान काल बोला गया है कि सर गेंद हवा में कितनी देर रहेगी, तो उड़ान काल निकालने के लिए हमारे पास प्रथम समीकरण है और द्वितीय समीकरण है। अब द्वितीय समीकरण ही लगाएंगे हम, प्रथम क्यों नहीं लगाएंगे?
क्यों नहीं लगाएंगे प्रथम? क्योंकि यहां पर सर v अंतिम वेग नहीं पता। सर अभी तो हमने निकाल दिया, लेकिन हर बार क्वेश्चन में अगर हमसे उड़यन काल पूछेगा तो हम अंतिम वेग थोड़े ना निकालेंगे, हम सीधे उड़यन काल निकालना चाहते हैं। हम सीधे उड़यन काल निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगा? ये निकलेगा h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से, गति का द्वितीय समीकरण। h जो है वो नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि सर नीचे की दिशा में अभी मैंने बोला, g भी नेगेटिव होगा, u 0 हो चुका है तो ये u इंटू टी पूरा 0 हो जाएगा, तो ये दो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, g नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 2h बाय जी टी स्क्वायर के बराबर होगा, या इस पे अंडर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट 2gh टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, उड़यन काल के बराबर होगा। तो ये दो केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें क्या क्या बातें हुई और कैसे कैसे हमने किया। तो आप इनके फॉर्मूले याद रख सकते हो। 2u बाय जी उड़यन काल इस कंडीशन होता है, h मैक्स u स्क्वायर बाय 2g होता है, और इस कंडीशन में हमारे पास उड़यन काल जो है अंडर रूट 2h बाय जी होता है, और वेग जो था अंडर रूट 2gh होता है। क्लियर है मामला? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी कहानी थी जो हमें पता होना चाहिए। केस नंबर 3 अभी के लिए मैं होल्ड पे डाल रहा हूं, केस नंबर 3 मैं आपको बताऊंगा और इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, चलो तो अभी हम आगे बढ़ते और कुछ एक दो और इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं, है ना, और इंपॉर्टेंट सी बातें समझते हैं। अच्छा चलो ठीक है, केस नंबर 3 में साइन कन्वेंशन तो मैं आपको बता ही देता हूं कि साइन कैसी कैसी रखनी है। अगर मान के चलो एक h ऊंचाई से ऊपर की और u वेग से फेंका जाता है किसी गेंद को, तो गेंद ऊपर जाएगी और फिर नीचे गिर जाएगी। नीट 2023 का सवाल, गेंद ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी। तो इसमें यह बताओ, वैसे लिखा हुआ है बोर्ड पर, लेकिन फिर भी एक बार हम समझ लेते कि यह बताना है हमें कि प्रारंभिक वेग किस दिशा में। तो सर प्रारंभिक वेग ऊपर की दिशा में, तो u की वैल्यू पॉजिटिव रखना होगा। गुरुत्वीय त्वरण सर हमेशा नीचे की तरफ है, तो g की वैल्यू हमें नेगेटिव रखना पड़ेगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर हमें यहां पर जैसे नीट 2023 में समय पूछा गया था, वो सवाल भी करेंगे। हमसे पूछ सकता है अंतिम वेग क्या होगा, वो वाला सवाल भी करेंगे हम। तो यहां पर कुछ भी पूछा जाए हमसे, तो इसमें h जो विस्थापन है वो नेगेटिव रखना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव रखना पड़ेगा तृतीय केस में h की वैल्यू? क्यों? क्योंकि सर यहां से वही वाली बात है जो मैंने अभी इधर बताई तुम्हें, है ना, सेम बात है कि यहां से ऊपर की दिशा पॉजिटिव, नीचे की दिशा नेगेटिव। तो जब यहां पर h नेगेटिव रखा था हमने, तो इस कंडीशन में भी h नेगेटिव रखेंगे। कितने बच्चों को ये तीनों के तीनों केस समझ में आ गए? क्लियर है? सारी गेंदें नीचे जा रही है, कौन सी ऊपर क्यों नहीं जा रही? गेंद को ऊपर फेंकेगा, नीचे फेंकेगा, गेंद वापस तो नीचे ही आएगी ना भाई साहब। कहां पढ़ाई करी है तुमने बचपन में? कहां पढ़े हो? चलो नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े सर, हम कभी नहीं पढ़े, लेकिन दुनिया में चीजें देखी है कि नहीं आज तक, कि एक कमरे के बाहर ही नहीं निकले कभी भी। चलो कमरे में भी थे तो गुरुत्वीय त्वरण तो वहां भी महसूस होगा ही। तो गेंद को मैं ऊपर फेंकू, नीचे फेंकू, गेंद तो नीचे ही आएगी ना भाई। सारी गेंद नीचे ही क्यों जा रही है? इसके लिए तो नासा वालों को बुलाना पड़ेगा अब। चलो भाई, सर चंद्रयान ऊपर चले गया, हमारी गेंद नीचे क्यों आ जाती है? मुझे समझ नहीं आता है। चलिए अब यहां पर केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या होता है? केस नंबर 4 में क्या है? यहां पर अगर एक गेंद को नीचे की ओर फेंक दिया जाए, नीचे की ओर फेंक दिया जाए, ठीक है, तो नीचे की ओर अगर एक गेंद को फेंका, अब मैं छोड़ नहीं रहा हूं, अब मैं फेंक रहा हूं, तो अगर फेंका जाए किसी गेंद को तो क्या होगा? तो अगर गेंद को नीचे की ओर फेंका जाए तो यहां पे प्रारंभिक वेग अब 0 नहीं होगा। अब मजेदार बात यह है कि इसमें सब कुछ ही नीचे की दिशा में है। तो ये केस मैंने क्लास में ऐसा समझाया था कि अगर देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमेशा ऊपर पॉजिटिव मानो या हमेशा नीचे नेगेटिव ही मानो, आप उल्टा भी कर सकते हो। आप नीचे पॉजिटिव भी मान सकते हो, ऊपर नेगेटिव भी मान सकते हो। बहुत ध्यान सुनना, है ना, रिस्की मामला है, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान समझा जाए तो किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कि जरूरी नहीं है कि हम चीजों को हमेशा नीचे ही फेंके, है ना, या नीचे ही नेगेटिव माने।
हम ऊपर को भी नेगेटिव मान सकते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, जैसे इस कंडीशन में हमारे पास एक गेंद को नीचे फेंका, तो इसमें प्रारंभिक वेग भी नीचे है, विस्थापन भी नीचे है, गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे, सब कुछ ही नीचे, तो मैं नीचे कोई पॉजिटिव मान ले, क्योंकि सब कुछ नेगेटिव रखूं, उससे बेहतर सब कुछ पॉजिटिव रख लूंगा। तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला लगाया, इसमें देखो कहीं भी नेगेटिव नहीं है। आप चाहो तो इसमें नेगेटिव बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी को भी नेगेटिव बनाओ, एच को भी नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर आपने यहां रखा तो यू भी नेगेटिव, एच भी नेगेटिव, जी भी नेगेटिव, सारे नेगेटिव कटकर फिर से पॉजिटिव बन जाएंगे। क्लियर है? चलो, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सी एग्जाम्पल और कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें आपको समझा रहा हूं। एक और बहुत बढ़िया सी बात बता रहा हूं। अभी जो बातें मैं बताऊंगा, मुझे उम्मीद है कि इस बात की सारे बच्चों को ये बात पता है कि मुझे 1.5 घंटे में पूरे 4-5 लेक्चर कंबाइन करके बताना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको चीजें जो है फॉर्मूला और क्वेश्चन रिवाइज करवाता हूं। लेकिन अगर आपको असली फील लेना है कि सर ने क्या जबरदस्त मजा दिलाया था इस चीज को पढ़ाते वक्त, है ना, या कितना ज्यादा झूम गए थे हम सब कुछ ये पढ़ते वक्त, तो उसके लिए अगर आपकी रेगुलर क्लास मिस हुई है तो उसकी स्पीड बढ़ा लीजिए, है ना। मतलब जैसे आप यूजुअली मेरी बातें सुन लीजिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल ही। अगर रेगुलर क्लास आप देखते हो 1x की स्पीड पे, तो उसे 1.5x की स्पीड पे कर लीजिए। तो 1.5 पे करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड बढ़ जाएगी वीडियो की, आपको समय कम लगेगा और चीजें समझ में भी पूरी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपने यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट समझ लिए हैं। ठीक है, तो ये वाली जो क्लास है, लेक्चर नंबर ये जो 6 डिस्कस कर रहे हैं हम ना, मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार अपने बहुमूल्य जीवन से कुछ कीमती समय निकालिए, और आपकी अगर क्लास छूटी है, आपने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है, तो एक बार प्लीज उसे जाकर देखिए, बहुत मजा आएगा। चलो, तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं। हमने अभी जो केस डिस्कस किया था कि एक गेंद को ऊपर फेंका, एक गेंद को ऊपर फेंका तो गेंद ऊपर जाएगी और घूमकर नीचे आ जाएगी। अब अगर मैं यहां पर किसी भी h ऊंचाई पर बात करूं, तो एक गेंद h ऊंचाई को 2 बार पार करती है। एक h ऊंचाई को 2 बार पार करती है। ऑब्वियस सी बात है, सर अगर गेंद को ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाते हुए किसी हाइट को पार करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो जब एक ही हाइट पर हमने अगर मान कर चलो यहां से एक गेंद को, है ना, हमने नीचे से फेंका और कोई छत पे बैठे एक गेंद को देख रहा है, तो गेंद ऊपर गई, तो जो छत पे बैठा हुआ आदमी उसे लगेगा एक बार गेंद मेरे सामने से ऊपर गई, फिर गेंद नीचे आई। तो हर एक हाइट को गेंद 2 बार पार करती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, ये मैंने पूरा डेरिवेशन से करवाया था, लेकिन डेरिवेशन नहीं भी करोगे तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इसका रिजल्ट याद होना चाहिए। क्या कि अगर मैंने बोला कि गेंद h हाइट को 2 बार पार कर रही है, तो जब एक बार वो किसी हाइट से निकल रही है ऊपर की ओर, तो वहां पर वो समय हो गया t1, घूम कर जब आई तो वो समय हो गया t2। तो यहां पे t1 प्लस t2 जो है उड़न काल के बराबर होगा, हमेशा होगा। t1 प्लस t2 जो होगा वो 2u/g होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर, गेंदे का फूल का एग्जाम्पल इसमें कहां आएगा? अच्छा, तुम गेंद की जगह गेंदे का फूल फेंकना चाहते हो। अच्छा, छत पे किसी ने गेंदे का फूल फेंका था सर, कैच तो नहीं कर पाया, तो हमारे सामने से ऊपर गया और नीचे आया, तो 2 बार नजरों के सामने से गुजरा, ऐसा कुछ एग्जाम्पल। तो ये गेंदे का फूल ऊपर की तरफ फेंका, है ना। अभी गेंदा मिल नहीं रहा है मार्केट में, बहुत महंगा चल रहा है गेंदा भी, बारिश का सीजन खत्म होगा उसके बाद में गेंदा आएगा बढ़िया। देखो, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये गेंद ऊपर गई फिर नीचे आई, तो एक ही हाइट को नजरों के सामने से गेंदे का फूल 2 बार निकला। मेरीगोल्ड को गेंदे का फूल ही बोलते ना भाई, क्या मेरीगोल्ड गेंदे का फूल ही होता है? अब यहां पर अगर यह t1 इंटू t2, अच्छा मैंने एग्जाम्पल बताया था क्या? अरे यार मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है ना, क्योंकि अब बात यह है कि यही वाला चैप्टर मैं अभी पिछले कुछ दिनों में 4-5 बार पढ़ा चुका हूं, तो समझ रहे हो ना, एक ही चीज अगर आप 4-4, 5-5 बोलोगे तो आपने किसको क्या पता भूल जाते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान नहीं रहता। तो मैंने बैच 1 में पढ़ाया, बैच 2 में पढ़ाया, एक फ्री क्लास उसमें पढ़ाया, ये बैकलॉग सीरीज में पढ़ा रहा हूं, बैच 2 की बैकलॉग सीरीज होगी उसमें भी पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, चलो, तो h1 इंटू h2 जो होगा वो 2u/g हो जाएगा। नहीं बताए थे सर, कोई बात नहीं।
तो ये 2u/g क्या, अगर एक हाइट को गेंद पार कर रही है तो यहां पर 2h/g होगा कि जिस हाइट को गेंद पार कर रही है 2 बार, तो वहां पे जाने का समय t1, आने का समय t2, तो t1 इंटू t2 जो होगा 2h/g होता है। हाँ, खिड़की में बैठी लड़की का एग्जाम्पल तो मुझे याद है, लेकिन गेंदे का फूल बोला ये मुझे याद नहीं है भाई। गेंदे का फूल तो नहीं बोला होगा मैंने, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि गेंदे का फूल तो भाई मतलब गेंदे का फूल कौन फेंकता है, फेंको तो कम से कम रोज फेंको, है ना। गेंदे का फूल उसे लगेगा कि भैया मंदिर में चढ़ाने गए थे, ये थोड़ा सा बच गया तब यहां लिया है हमारे लिए, है ना। तो बात जो बन रही थी वो भी बिगड़ जाएगी। या हो सकता है कि गेंदे का फूल समझकर वो कैच कर ले और जाके भगवान को चढ़ाकर आ जाए। अच्छा, तो अब यहां पे हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते फटाफट। क्या, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल जो है ये, अब देखो, अब अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए तो एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले केस पहचानना होगा कि कौन से केस का एग्जाम्पल है, और उसके हिसाब से आपको समीकरण लगाना होगा। हाँ दिव्या बेटा, आपका क्वेश्चन याद है। आज भले ही मैं पानी नहीं पीऊंगा, है ना, आप कहो तो हम सांस भी रोक लेते, लेकिन 2 मिनट, 2, 5, 10 मिनट रुकिए, ये वाले क्वेश्चन, है ना, ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा। आ गया मुझे समझ में, याद रहेगा। तो यहां पर अगर हमें एक क्वेश्चन में बोला गया था, मीनार के शीर्ष से ऊपर की ओर u वेग से फेंका गया एक पत्थर धरातल पर 3u वेग से पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये जो है वह केस नंबर, हमने कौन कौन से केस पढ़े, तो केस नंबर 3 का एग्जाम्पल है, जब h ऊंचाई से गेंद को और ऊपर फेंका गया, h ऊंचाई से गेंद को और ऊपर फेंका गया। तो यहां पे प्रारंभिक वेग u है, गेंद ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, टकराएगी 3u वेग से। तो यहां पर हम गति का कौन सा समीकरण लगाए, तो सर हमें ना तो समय दिया है ना तो समय पूछा है, तो यहां पर हमने तृतीय समीकरण लगाया। प्रारंभिक वेग ऊपर है तो पॉजिटिव है, अंतिम वेग नीचे है, जमीन पर टकराई है, तो वो नेगेटिव लिख दिया हमने, ये नेगेटिव में लेंगे हम। और इसी प्रकार से h भी नेगेटिव है और g भी नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि सर गेंद नीचे की तरफ आ रही है और विस्थापन भी नीचे हो रहा है, तो g भी नेगेटिव, h भी नेगेटिव। अच्छा, यहां पे नेगेटिव वैसे लगाना चाहो तो लगा लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो स्क्वायर होगा, गति का तृतीय समीकरण लगाएंगे हम, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होगा। तो इसमें यहां पर v का तो स्क्वायर हो गया, तो हो गया 3u का स्क्वायर बराबर होगा u का स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो यहां पर हो गया 9u का स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर प्लस 2gh, ये उधर की तरफ जाएगा, तो 8u का स्क्वायर बराबर होगा 2gh। इसको पूरे को सॉल्व करके हमने h की वैल्यू निकाली 4u स्क्वायर बाय g। इसी प्रकार से नीट का जो प्रीवियस ईयर सवाल था वो भी हम कर लेते हैं, और इस पे और भी कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। तो एक बार आपको ये वाले क्वेश्चंस ट्राई जरूर करने हैं सभी को, जिनकी भी क्लासेस छूटी थी स्पेशली उनके लिए। तो यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये भी एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। अभी हमने गेंद का टकराने से पहले वेग निकाला था, अब समय पूछ सकता है कि गेंद कितनी देर हवा में रहेगी। तो यहां पर अगर टाइम पूछेगा तो कैसे करेंगे, यहां पर तो हमें बोला कि 40 मीटर ऊंचे टावर से एक गेंद को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसके पश्चात वह जमीन पर टकराएगी ना। तो गेंद ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, तो यहां पर प्रारंभिक वेग ऊपर है फिर नीचे, मतलब तृतीय केस बन गया हमारा फिर से। अच्छा, तो u की वैल्यू प्लस 10 रखना पड़ेगी, g की वैल्यू माइनस 10 या माइनस जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। और कितना विस्थापन होगा, तो विस्थापन होगा सर -40, क्योंकि गेंद ऊपर जाके नीचे आई, तो ऊपर जाके नीचे आएगी, तो यहां से जो विस्थापन होगा वह नेगेटिव में होगा, -40 में होगा। क्लियर है मामला। अच्छा, तो अब यहां पे h बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर रहने वाला है, तो अगर h बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर रहने वाला है, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि u की वैल्यू -40 आएगी। सर बिल्कुल सही, h की वैल्यू -40 आएगी, u की वैल्यू 10 आएगी, g की वैल्यू -10 आएगी। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा। अब इस द्विघात समीकरण को हल करके हमें टाइम की वैल्यू पता चली। आपके सामने सॉल्यूशन है इस द्विघात समीकरण का, आप समझ सकते हैं द्विघात समीकरण आपको हल करना आता है। तो t की वैल्यू 4 सेकंड आ गई, मतलब 4 सेकंड में गेंद घूमकर नीचे जमीन पे टकरा जाएगी। तो तीसरे केस में जिसमें हमने फॉर्मूले नहीं बनाए, उसके किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। ठीक है, बाकी केसेस के हमने फॉर्मूले बनाए हैं, तो आप सीधे सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी का जो नीट में क्वेश्चन आया था, एक बार वो मैं करवा देता हूं पहले, है ना। और दिव्या देखो 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 देखो, केसरिया तेरा सवाल है ये, देखो
मतलब करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी पहले हम, हाँ ये एक और सवाल था, ये मैंने होमवर्क में दिया था, नीट 2023 का सवाल है ये, है ना, ये अगली क्लास में मैंने सॉल्व भी करवाया था। ठीक है, तो एक बार पहले मैं ये वाला क्वेश्चन दिखा देता हूं, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा तो बाकी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेक्चर नंबर 7 में मैंने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 7 में मैंने चीजें रिवाइज भी करवाई थी और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें समझी थी हमने। नीट 2023 का जो सवाल था वो भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी हमसे बनना चाहिए। तो ये वाला सवाल क्या कहना चाह रहा है एक बार देखते हैं, और क्या कर, ये भी हमारा तीसरे नंबर का ही केस है। यश कुमार क्या कहना चाह रहा है, किसी गेंद को ऊपर फेंका तो बॉल वापस ही ना आए तो अनंत पे वेग और यू मैक्स क्या होगा। यश कुमार बेटा एक बार आप फेंक कर बताओ, मैं निकाल दूंगा। 100% आज से फेंकने की प्रैक्टिस करो एक गेंद को, ऐसा फेंको कि गेंद वापस ही ना आए। जिस दिन तुम फेंक दोगे उस दिन मैं निकाल दूंगा कि अनंत पर जब गेंद जाएगी तो उसका वेग क्या आएगा, और अनंत पर पहुंच जाएगी तब पहुंचाने के लिए वेग कितना चाहिए, और अगर पहुंच गई तो उसके बाद में भी उसका वेग कितना रहेगा। जिस दिन फेंक दोगे उस दिन कमेंट करना, मैं 100% कैलकुलेट कर दूंगा। और मैं तो इस बात की वन गारंटी देता हूं कि तुम भले फेंक पाओ ना फेंक पाओ, मैं कैलकुलेशन जरूर कर दूंगा, है ना, लेकिन वो इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, हम वो गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो, तो यहां पर नीट 2023 में क्या सवाल पूछा गया था, एग्जैक्टली केस नंबर 3 पे सवाल। एक नदी पर एक क्षैतिज पुल बना गया है, पुल पर खड़ा एक छात्र 4 मीटर पर सेकंड के वेग से एक छोटी गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। 4 सेकंड बाद गेंद को पानी की सतह से 4 सेकंड बाद गेंद पानी की सतह से टकराती है। पानी की सतह से ऊपर पुल की ऊंचाई क्या होगी। तो यहां पर कैसे करेंगे, h ऊंचाई से गेंद को ऊपर फेंको, तो h ऊंचाई से गेंद को ऊपर फेंका, गेंद घूमकर वापस आ गई। ठीक है मामला, ओके सर। तो यहां पर अगर हम देखिए ध्यान से तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है प्रारंभिक वेग ऊपर की ओर, एग्जैक्ट वैसा का वैसा सवाल। हमें अब भगवान की असीम कृपा से समय भी दे दिया, और इसमें हमें पूछा है h। तो हम फिर से यहां पर ऊपर की दिशा को पॉजिटिव मान लेते, नीचे की दिशा को नेगेटिव मान लेते। तो यहां पर ये, हाँ देखो विकास कुमार, देखो ऐसा होता है कि नीट 2023 में क्वेश्चन आया था 50वें नंबर पे क्वेश्चन था। हाँ, ये सेक्शन बी में सवाल था। अब मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, जो बच्चे पहली बार नीट की एग्जाम देने वाले, ठीक है, कि अब विकास बोल रहे सब क्वेश्चन नंबर 50 था, तो विकास ने जो सेट दिया था उसमें वो क्वेश्चन नंबर 50 होगा, बाकी सबने जो सेट आया होगा उसमें क्वेश्चन नंबर अलग होता है। नीट में ऐसा नहीं होता, नीट में सवाल वही होते हैं, नीट के एग्जाम में सवाल वही होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऊपर नीचे कर देते कि तुम्हारे सेट में जो क्वेश्चन नंबर 50 था वो बगल वाले के सेट में क्वेश्चन नंबर 43 हो सकता है, या उसके बगल वाले में वो 40 नंबर का सवाल होता है। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सी बात की तुमने सोचा कि हमारे दोस्त से हम पता कर लेंगे, एक ही हॉल में बैठेंगे हम दोनों, तो हमें यह भी पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर क्या था। तो भी तुम चीटिंग नहीं कर सकते, तो भी तुम आंसर पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो ऊपर नीचे होते और ऑप्शन भी अलग अलग कर देते। मतलब यहां पर मान के चलो कि किसी बच्चे के क्वेश्चन नंबर 50 पे वाला क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 45 पे जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, मतलब ऑप्शन भी यही होंगे, लेकिन ये यहां पे 56 की जगह 60 लिख देंगे, यहां 60 की जगह 64 लिख देंगे, 68 की जगह 56 लिख देंगे, ऐसा ऊपर नीचे। तो क्वेश्चन भी ऊपर नीचे होता है और ऑप्शन भी ऊपर नीचे होता है। जैसे तुषार के पेपर में क्वेश्चन नंबर 46 था, और ऑप्शन भी अलग अलग हो जाते, मतलब जंबल कर देते, इधर का उधर का इधर, मिसमैच कर देते सब कुछ। तो अब करके बताओ। चलो भाई, तो हम तो सवाल करते, प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड है, गुरुत्वीय त्वरण -g दिया हुआ है, तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर करना है फिर से, और आसान सा सवाल, इसका जवाब हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर प्रारंभिक वेग है u है 4 मीटर पर सेकंड, समय है 4 सेकंड, तो u मतलब 4 × 4 -½ × -10 × 4 का वर्ग। इसको सॉल्व करोगे तो -64 मीटर आएगा, लेकिन हमारा आंसर जो होगा वो 64 मीटर ही होगा, -64 नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि हमें पता है, वैसे उसने ऊंचाई पूछी और ये माइनस क्यों है? ये माइनस साइन ये दर्शा रहा है कि सर यहां से नीचे की ओर, यहां से नीचे की ओर, यहां से नीचे की ओर हमने ऊंचाई या गहराई मापी है, मतलब विस्थापन जो है वो नीचे की ओर हुआ है, तो ये -64 आंसर होगा ना। लेकिन आंसर क्या टिक करेंगे हम? 64 मीटर ही नीचे की ओर। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, और भी कुछ सवाल करते। जैसे नीट 2020 का देखो ये वाला जो केस है, केस नंबर 3, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल आए हुए। तो ये भी एग्जैक्टली वैसा का वैसा सवाल है। उसमें समय दिया हुआ था, इसमें अंतिम वेग दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया, अंतिम वेग दिया है, और यहां पे ऊंचाई पूछी। एक बार जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड नहीं करी है, एक बार 2020 का सवाल पढ़ो। क्या आप लोग ये ट्राई कर पाओगे? क्या आप लोग कर पाओगे? एक बार सवाल पढ़ेंगे। नेक्स्ट संडे को कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा? बेटा नेक्स्ट संडे को, इसी संडे होगा या इसके अगले संडे होगा? अभी कितने संडे छूटे आपका? ये दूसरा संडे छूट गया ना। हाँ, तो इस संडे टेस्ट होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इस संडे जो टेस्ट होगा उसमें सरल रेखा में गति तक तो हमने पूछ लिया था ना उसके पहले वाले में, पहले के पहले वाले में। तो समतल में गति पूरा आएगा, फिर से समतल में गति पूरा आएगा, और न्यूटन के गति के नियम भी मैं खत्म कर दूंगा। ये दोनों के दोनों चैप्टर आने वाले टेस्ट में। चल क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन में हमें प्रारंभिक वेग दिया, अंतिम वेग दिया, गति का तृतीय समीकरण लगाकर हम बना सकते हैं ये क्वेश्चन। ओके, अब आगे बढ़ते, इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें कर लेते हैं। अच्छा आगे बढ़ो उससे पहले एक और 11 सवाल भी पढ़ लो, ये भी बन सकता है, एकदम आसान सवाल है। ये उस कंसेप्ट पे सवाल है, वो T1 T2 वाला जो कंसेप्ट था उस पर सवाल है। क्या कि यहां पर हमें बोला है कि एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका है, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका है u वेग से। जय गुप्ता बेटा तुम पिछले 6 दिन से 5 दिन हो गए, 5-6 दिन से मुझे बोल रहे हो सदिश पढ़ा दो सर, सदिश रिवाइज करवा दो, सदिश रिवाइज करवा दो, ठीक है ना। अब एक बार अपने दिमाग से मुझे हटा दो मुझे कि सर करवाएंगे। अब एक बात बता, सैटरडे छुट्टी थी, संडे छुट्टी थी, 2 दिन का समय था। सदिश मैंने 4 क्लास पढ़ाई है, 4 में से भी आखिरी वाली छोड़ दे, सदिश अदिश गुणनफल वो ना करता, तो क्या तुम 2 दिन में 3 क्लास नहीं देख सकते? जब डेली 3 क्लास देखते हो तो क्या तुम्हारे पास 2 दिन का समय था, तुम 3 क्लास नहीं देख सकते थे? देख सकते थे ना बेटा। तो वो 3 क्लास देख ली होती, या 2 ही क्लास की स्टार्टिंग की भी 2 क्लास देख लेते तो तुम्हारा सदिश पूरा क्लियर हो जाता। और स्टार्टिंग की 1 क्लास में भी मैंने आधी से ऊपर क्लास में सदिश के प्रकार बताए, तो वो तो फास्ट फॉरवर्ड करके थ्योरी वाला था। 1.5-2 क्लास देखनी थी आपको मुश्किल से ढंग से, उसमें आपका पूरा सदिश निपट जाता। क्या हुआ? नहीं सर मेरा मतलब था कंपेयर टू चंद्रयान, ये मैंने नहीं पूछा, एक टीचर साहब ने तुमसे पूछा। देखो चंद्रयान पहुंचाना और पलायन वेग वगैरह देना बहुत अलग अलग कहानी है ना। चंद्रयान में हमने इंजन लगा के भेजा, उसको कोई फेंका थोड़ी ना था, है ना। हम गेंद यहां से किसी चीज को फेंक नहीं सकते पृथ्वी से, है ना। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जिससे एक किसी चीज को इतनी तेज फेंक दो कि वो वापस लौट करना है ना। फेंकते नहीं, उसमें इंजन लगाते, उसके अंदर रॉकेट होता है ना, रॉकेट लॉन्चर होता है। तो वो जिस गाड़ी का इंजन होता है ना, वैसे उसका भी इंजन है, तो उसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जा रहा है। फेंकते थोड़ी ना, फेंकना और ऊपर गाड़ी की इंजन की मदद से पहुंचाना दो बहुत अलग अलग बातें ना बेटा। अगर ऐसा होता तो क्या दिक्कत थी फिर? तो काहे 600-700 करोड़ रुपए खर्च कर रहे, है ना। 50-100 करोड़ लगाते, मशीन बनाते, फेंक देते चांद पे, खत्म कहानी। हाँ भाई, ये वाला सवाल क्या यहां पर बोल रहा है कि T1 ये T बराबर 2 सेकंड, T बराबर 10 सेकंड पर समान ऊंचाई पर होता है ना। कि एक गेंद को फेंका, कैसे फेंका पूछा है कि यहां पर, अगर यहां से देख लेते, किसी एक गेंद को फेंका तो वो जब फेंका तो घूम कर गई और नीचे आई, तो ये किसी हाइट पर, किसी हाइट h पर 2 सेकंड और 10 सेकंड पर थी। मतलब जब वो ऊपर जा रही थी 2 सेकंड थे, फिर और ऊपर गई, फिर जब नीचे जा रही थी तो टाइम t को 10 सेकंड हो गया, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जाएगा कि ये हाइट कितनी है, जमीन से कितनी ऊपर है। तो T1 इंटू T2 जो होगा वो 2h/g हो जाएगा। T1 इंटू T2 जो हो जाएगा वो 2h/g हो जाएगा। तो यहां पर T1 की वैल्यू 2 है, T2 की वैल्यू 10 है, तो h की वैल्यू आ जाएगी 10g, या मैं बोल सकता हूं कि यहां से h की वैल्यू जो होगी 100 मीटर आ जाएगी। अब यहां पर जो उड़यन काल होगा, उड़यन काल क्या होगा?
उड़यन काल जो होगा वो 12 सेकंड आएगा। कैसे पता करा ये मैंने अभी एक और दो फॉर्मूले बता दे, है ना, T1 T2 वाला और T1 प्लस T2 वाला। तो T1 प्लस T2 जो होगा वो 2h/g होगा। तो एक बार आप उससे कैलकुलेट करोगे तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा वो 12 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 + 10 12, मतलब उड़यन काल कितना हो गया? 12 सेकंड। तो 12 सेकंड ऊपर, मतलब 12 सेकंड जाएगी तो 6 सेकंड ऊपर जाएगी, 6 सेकंड नीचे आएगी। तो यहां से फिर मैंने प्रारंभिक वेग भी निकाल लिया, कितने से ऊपर गेंद को फेंका। इसके लिए और ट्रिक वगैरह मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। तो और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर इसकी और भी कुछ ट्रिक देखेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण गति में एक लास्ट बात बची है हमारी, ये वाली जो कंसेप्ट है वो मैं समझा देता हूं। उससे पहले दिव्या केसरिया का एक सवाल करवा देते हैं, वरना फिर गाना कंप्लीट नहीं हो पाएगा। केसरिया तेरा, देखो 1 मिनट, चलो ठीक है, रहने दो, इसी से कर लेते हैं। हाँ, तो हमें एक सवाल दिया गया था क्लास में, है ना। ये वाला सवाल मैं आपको करा देता हूं। सवाल में क्या बोला है? यहां पर एक कण को विराम स्थिति से h ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। देख, विराम स्थिति से मतलब प्रारंभिक वेग 0 है ना। अब यहां पर अंतिम सेकंड में वो 9h/25 दूरी तय करती है। तो h ऊंचाई क्या होगी? देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं। अच्छा, सभी बच्चे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपनी कॉपी में लिखेंगे और केसरिया तेरा, अच्छा मतलब दिव्या केसरिया को धन्यवाद बोलेंगे, गाना नहीं गाएंगे। देखो, तो यहां पर हमें बोला कि अंतिम सेकंड में, मतलब ये टाइम क्या है? 1 सेकंड टाइम है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक गेंद को गिरने में टोटल समय कैपिटल T लगता है, पूरी ऊंचाई h ऊंचाई गिरने में गेंद को T टाइम लगता है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर गिरने का जो टाइम होता है T वो √2h/g होता है? क्या ये वाला फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है? क्या ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है? बिल्कुल सर पता है। अब ये बताओ कि यहां पर अगर ये समय 1 सेकंड है तो उसने बोला आखिरी 1 सेकंड में 9h/25 दूरी तय करती है गेंद। आखिरी सेकंड में 9h/25 दूरी तय करती है गेंद। तो क्या मैं यहां पर, देखो इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हो। आप सीधे सीधे चाहो तो यहां पे अंतिम सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं सर? nth सेकंड में तय की गई दूरी Sn बराबर होगा u + ½ g 2n-1। क्लियर है मामला? तो अगर ये दूरी जो है वो कितनी है? 9h/25। 9h/25 प्रारंभिक वेग तो 0 है, ½ × g। ओके सर, और यहां पर ये हो जाएगा 2 × n। n क्या है? t के बराबर -1। कैपिटल, इसको भी t क्यों रख दिया? क्योंकि ये आखिरी सेकंड है, टीएथ सेकंड या आखिरी सेकंड जिसमें गेंद गति कर रही है, वो वाली दूरी है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, कोई है जिसने क्वेश्चन बना लिया था? अब यहां से हम t की वैल्यू उठा के इसमें रख देते। तो एक काम करो, इसे हम लिख देते t² या *g/2, ये h के बराबर होगा। ½ gt² लिखा हुआ ये हमने कैसे बनाया था? ½ gt² से ही बनाया था ये h। तो ये h की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, तो हमारा मामला बैठ जाएगा और हम इसको सॉल्व करके टाइम निकाल लेंगे। ये है पहला तरीका, है ना। ये क्या हो जाएगा? 9h/25 × ½ gt² बराबर होगा ½ g × 2t - 1। तो ½ g से ½ g कट गया। अब यहां पर आपके पास एक द्विघात समीकरण बनेगा, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो कितना होगा? ये होगा 9/25 × t² बराबर होगा 2t - 1। तो 25 को इधर मल्टीप्लाई कर लो और एक द्विघात समीकरण बनेगा, उसे सॉल्व कर लो। पहला तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। यहां से द्विघात समीकरण बनेगा, उसको आगे आप बढ़ा सकते हो। दूसरा तरीका, मेथड सेकंड। जैसे जैसे मेथड बढ़ाऊंगा तरीका छोटा होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, कितने बच्चे इस द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं? इस द्विघात समीकरण को कितने बच्चे हल कर सकते हैं? यहां कितना हो जाएगा? 9t² बराबर होगा 25 से मल्टीप्लाई करो तो 50t - 25।
या इस द्विघात समीकरण को मैं लिख सकता हूं 9t² माइनस 50t प्लस 25 बराबर होगा 0 के। तो इस द्विघात समीकरण को हल करना है। अच्छा, अब दूसरा तरीका, ये क्वेश्चन इजी लगा था। हाँ, चिंता ना करो, इजी वाले मेथड पे भी जा रहे, थोड़ा अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे ना। अब दूसरे तरीके पे आते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर ये वाली दूरी 9h/25 है, तो क्या बची हुई दूरी मैं 16 या 16h/25 लिख सकता हूं। कैसे निकाली यारी दूरी? अगर मेरे पास टोटल दूरी h है, तो h में से अगर मैं 9h/25 माइनस करूंगा, तो 25 माइनस 9 करता हूं तो 16 आता है, 16h/25 हो गया। तो ये दूसरा मेथड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? इसमें द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, इसमें द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। तो कैसे करना है इस सवाल को देखते हैं। तो यहां पे टोटल ऊंचाई h, अभी भी हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। देखो, h ऊंचाई के लिए टोटल फॉर्मूला हाफ GT² तो होगा ही होगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहां nth सेकंड वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रारंभिक वेग 0 है, तो हम यहां से यहां तक का फॉर्मूला लगा देंगे। समझ पा रहे हो? मैं पूरे का नहीं लगा रहा हूं, पूरे के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, नीचे वाले के लिए, आखिरी सेकंड के लिए भी नहीं कर रहा हूं मैं, इस सेकंड के लिए कर रहा हूं। तो कोई मुझे बताएगा कि अगर यहां पे टोटल टाइम t है, ये 1 सेकंड का समय, आखिरी सेकंड, तो 1 सेकंड हो गया, तो ये बचा हुआ समय क्या होगा? बचा हुआ समय, तो यहां पर मैं वो लिख सकता हूं, सर ये बचा हुआ समय जो होगा वो t-1 हो जाएगा। क्या मैंने सही बोला? t-1 के लिए, t-1 के लिए, तो क्या हो जाएगा यहां पर, है ना? t-1 के लिए हम बोलेंगे h बराबर होता है या s बराबर होता है, दूरी बराबर होता है हाफ GT²। तो प्रारंभिक वेग तो अभी भी 0 है। अच्छा, मैं यहां पर एक बात अगर आपने देखी हो, तो मैंने यहां पे g को नेगेटिव नहीं रखा। कितनों को देखा कि मैंने g को नेगेटिव नहीं रखा? क्यों नहीं रखा जी को नेगेटिव? क्योंकि यहां पे विस्थापन भी नीचे है और जी भी नीचे था, तो हमें उसके अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। तो मैंने नीचे वाले को पॉजिटिव दूरी मान दी। आप चाहो तो यहां नेगेटिव रखो, यहां नेगेटिव तो एच भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। यहां कहीं भी रखोगे, यहां पर भी रखोगे तो ये भी नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। तो हर जगह वो होगा ही होगा। अच्छा, अब ये दूरी जो है वो 16h/25 हो गई है, बराबर होगा हाफ जी t-1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? t-1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो अब ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों से आप सॉल्व करोगे तो ज्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा। कैसे? फिर से h की वैल्यू उठा के रखो, तो हो जाएगा 16/25 इंटू h की जगह रखेंगे हाफ GT² बराबर होगा हाफ जी t-1 का स्क्वायर। तो हाफ जी से हाफ जी कट जाएगा। अब यहां पे स्क्वायरिंग नहीं करना है, वर्गमूल लेंगे। देखो 16 और 25 हमें दिखता है, 4 का और 5 का वर्गमूल है, तो 16/25 जो हो जाएगा वो हो जाएगा t-1 अपॉन में t का स्क्वायर। पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो वर्गमूल ले लूंगा यहां पे। तो 4/5 बराबर होगा t इंटू t-1। अब इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई करने पे? अच्छा, यहीं कर देते, ये हो जाएगा सर, इसे आगे मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 4t-4 बराबर होगा 5t के। 4t-4 बराबर होगा 5t के। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पर सर हो जाएगा, ये इसे इधर ले जाते हैं। तो अच्छा, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? यहां पे 16h/25 होना चाहिए था, वर्गमूल लिया, 4/5 आया। ठीक है, अच्छा ये तो उल्टा आ गया ना। ओके, आई एम सॉरी, यहां पे t-1 होनी थी, फिर से कर देते हैं t-1 अपॉन में t। ठीक है, तो अब ये फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4t बराबर होगा 5t-5। ठीक है, अब ये नेगेटिव में ले जाओ, मतलब माइनस इधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4t उधर ले जाओ, तो 5 बराबर हो जाएगा 5t-4t, या ये हो जाएगा 5 बराबर t। तो 5 सेकंड हमारे पास जोरदार धमाकेदार आंसर आ गया। 5 सेकंड हमारे पास जोरदार धमाकेदार आंसर आ गया। क्लियर है मामला? अब इस द्विघात समीकरण को हल करके लाओ तो भी यही आंसर होगा। अच्छा, अब क्या इसमें भी कुछ इससे भी छोटा मेथड था जो SP स्टार में था छुपा हुआ?
बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो भी मेथड हम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं 2 मिनट वो कंसेप्ट क्या था वो रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि हमारे बीच में जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं देखी है उनका एक छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ है। तो वो एक और कंसेप्ट है बेटा, यहां पर ध्यान देंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं। तो वो क्या होता है कि अगर हमने एक गेंद को h ऊंचाई से छोड़ा, फिर ये वाला सवाल भी, अच्छा दिव्या बेटा मुझे उम्मीद है आपका ये सवाल हो जाएगा, एसपी स्टार भी मैं बता रहा हूं। चल उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट समझा देता हूं। क्या होता है कि अगर हमारे पास है ना 2 बातें हैं, पहले यहां से समझ लेते हैं। अगर मान के चलो हमने बोला कि एक गेंद को h ऊंचाई से छोड़ दिया, एक गेंद को h ऊंचाई से छोड़ दिया। अच्छा यहां पे ऊपर पार्ट 2 क्यों लिखा हुआ है? पार्ट 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि h ऊंचाई से गेंद को छोड़ना, या एक गेंद को अगर मैं ऊपर फेंक रहा हूं और वो घूम कर नीचे आ रही है, तो इसके जो नीचे आने वाला पार्ट है वो और एक h ऊंचाई से गेंद को छोड़ना एक ही कंडीशन बनेगी। क्यों बनेगी सर सेम कंडीशन? क्योंकि अगर गेंद को ऊपर फेंका तो गेंद अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी, और जब वहां पर पहुंच जाएगी, गेंद अधिकतम ऊपर गई, और जब वहां पर पहुंच जाएगी तो वहां पर वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तभी तो लौट कर आएगी। तो अगर वहां पर वेग 0 हो गया है, गेंद को लौट कराना, वहां पर वेग 0 हो चुका है, तो मैं बोलूंगा कि ये सर फिर से प्रारंभिक वेग, अगर मैं इधर वाली गति को छुपा दूं, इधर वाली गति को छुपा दूं, तो केवल इधर वाली गति बचेगी नीचे आने की, तो इसमें यहां पे फिर से प्रारंभिक वेग 0 होगा और ये गेंद नीचे की तरफ आएगी। क्लियर है मामला? तो अब ये जो होगा उसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो जब गेंद नीचे आएगी तो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सी बात है जो आप सभी को पता होना चाहिए। क्या? कि गेंद को कितनी भी ऊंचाई से छोड़ दो, एक बात तो सर होगी ही होगी उसकी जिंदगी में। कौन सी बात होगी? ये गेंद द्वारा तय की गई nth सेकंड की दूरी, मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 17वें सेकंड की दूरी जो होगी वो कितनी होगी? हर सेकंड तय दूरी, nth सेकंड की तय दूरी का फॉर्मूला होता है सर u प्लस हाफ g 2n-1। ये केवल गुरुत्वाकर्षण गति में नहीं है, ये जब भी वस्तु नियत त्वरण से गति कर रही है तो हर कंडीशन में होगा ही होगा, है ना। जब भी वस्तु नियत त्वरण से गति करेगी तब ये होगा ही होगा, अगर प्रारंभिक चाल 0 है तो, या प्रारंभिक वेग 0 है। तो अब इसमें क्या मजेदार सी बात है, इससे हमारे सवाल बहुत आसान बन जाते हैं। क्या आसान बन जाते हैं? और हम क्या एसपी स्टार बना लेते हैं कि सर पहले सेकंड में दूरी जो होगी उसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो जो हाफ g 2n-1, तो 2n-1 मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 1 5 मीटर आ जाएगा। ये कैसा आ गया? 2 × 1 1 होता है, 2 - 1 1 होगा, तो ये तो पूरा 1 आ गया है, ये तो पूरा 1 आ गया, और g/2 5 होता है। इसी प्रकार से हम अगर दूसरे सेकंड की बात करेंगे तो दूसरे सेकंड में जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं s2, तो फिर से वहां पर अब n की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा। ये देखो 2 × 2 - 1 3 आ गया, 2 × 1 - 1 1 आएगा। इसी प्रकार से तीसरे सेकंड में जब चर्चा करेंगे हम तो तीसरे सेकंड में हाफ जी सबके पास होगा, यहां पर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो जगह 6 - 1 5। तो अब इसमें ही अगर इसी प्रकार से हम कहानी को आगे बढ़ाते जाए, चौथे सेकंड में बात करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, फिर यहाँ पे चौथे सेकंड में 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, सब कोई 5 से मल्टीप्लाई, 5 मतलब हाफ जी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनका जो अनुपात होता है वो हमेशा हमेशा फिक्स्ड है। मतलब एक गेंद को आप कहीं से भी छोड़ो, आपको सवाल वाला नहीं बता रहा आपने कि आपको ये एक सवाल का बेसिक कंसेप्ट हो गया कि सवाल वाला नहीं बता रहा, भले ही मान के जो बता भी दिया, लेकिन आप उसे हाँ इसे याद रखना बेटा, आप उसे ना देखते हुए सीधे सीधे भी बातें बता सकते हो। क्या? कि यहां पर अगर एक गेंद को h से छोड़ा जा रहा है तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45 मीटर दूरी तय करेगी। ये सारी दूरियां तय करने वाली है वो। क्लियर है कहानी? अच्छा सर, तो अब यहां पर कुल दूरी जो होगी वह कितनी आएगी? तो कुल दूरी अगर हम देखेंगे तो पहले सेकंड में 5 मीटर, फिर 20 मीटर, कैसे? 5 और 15 को जोड़कर 20 आ जाएगा। फिर तीसरे सेकंड में जो 3 सेकंड में जो दूरी हो जाएगी, 3 सेकंड पूरे में जो दूरी होगी 45 मीटर हो जाएगी। फिर 4 सेकंड की दूरी, 5 सेकंड की दूरी, 6 सेकंड की दूरी, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो वो अनुपात जो आएगा,
तो हमारे पास क्रमांगत सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात या nth सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात 1, 3, 5, 7 ऐसा होता है। हाँ, सवाल नहीं है, आंसर पता चल गया हमें। इसी प्रकार से n सेकंड्स में तय की गई कुल दूरी कैसे निकालेंगे हम? यहां पर हम लगाएंगे गति का द्वितीय समीकरण, क्योंकि हमें 0 से 1 सेकंड में दूरी निकालनी है। तो 0 से 1 सेकंड में दूरी होगी हाफ जी इंटू, अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। प्रारंभिक वेग 0 है, तो प्रारंभिक वेग 0 तो हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा सर, हाफ जी 1 का स्क्वायर, हाफ जी 2 का स्क्वायर, हाफ जी 3 का स्क्वायर, हाफ जी 4 का स्क्वायर, हाफ जी 5 का स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। तो हाफ जी सबको ही है, सबके पास है। तो हम देख सकते हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ऐसी दूरियां हैं अनुपात अनुसार। तो ये अनुपात लिखा हुआ है इसका। या कुल दूरी निकालना चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, 5, 20, 45, 80, 125। क्लियर है मामला? तो इस प्रकार से आप इस पूरी कहानी को समझ सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारा सवाल था उसको हम डायरेक्ट एसपी स्टार से कैसे कर सकते थे? इसके पहले वाला जो सवाल था उसमें आखिरी सेकंड में तय दूरी जो है वो 9h/25 दी गई थी और h थी टोटल ऊंचाई। तो आखिरी सेकंड या किसी भी nth सेकंड में तय दूरी जो होगी वो क्या लिख सकते हैं सर हम? nth सेकंड में तय गई दूरियों का ये रहा फॉर्मूला, है ना। पहले ये nth सेकंड की दूरियां क्या है? 5, 15, 25, 35, 45, 55, यह हर आखिरी सेकंड की तय दूरी है। अगर अब मैं यहां पर समायोजन, मतलब कि मैं अगर उसको इक्वेट करना चाहूं कि मान के चलो मेरे पास टोटल हाइट कुछ है। अब क्वेश्चन में तो हमसे पूछा था कि सर यहां पर कितने सेकंड गेंद, है ना। कौन सा सवाल बोल रहा हूं मैं? अभी जो दिव्या ने पूछा था वही वाले सवाल पे चर्चा कर रहा हूं मैं। उसके पहले और भी कुछ छोटे छोटे सवाल है, वो आप सब आपसे खुद से बनने लग जाएंगे, चिंता ना करो, है ना। तो ये वाले सवाल में हाँ ये रहा। ठीक है, तो अब ये वाले सवाल में हमसे ऊंचाई पूछी गई थी। तो अभी हम जो सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें हमने टाइम निकाल दिया। अब टाइम निकालने के बाद में हम ऊंचाई h भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मेरे पास टाइम आ चुका है तो मैं हाफ जी टी स्क्वायर करके h की वैल्यू निकाल सकता हूं, है ना। यहां पर h की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। तो यहां पर इस सवाल में हम h की फाइनल जो वैल्यू निकालनी है हाफ जी टी स्क्वायर कर देंगे। तो जो हाफ इंटू जी की वैल्यू है 10, अच्छा उसने 9.8 बोली, मैं 10 रख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 5 का स्क्वायर। सर ऐसे कैसे? कोई दिक्कत नहीं है, देखो बता देता हूं। ये सॉल्व करोगे तो 125 मीटर आएगा। अब जब 10 रखने पे 125 मीटर आ रहा है, मतलब 9.8 रखने पे 125 से थोड़ा सा कम आंसर होना चाहिए। तो इस सवाल का जो सही आंसर आएगा वो 125 से थोड़ा कम, मतलब 122.5 मीटर हो गया। तो ये सवाल भी हो गया, हमने कंसेप्ट भी सीख लिया। अब इसमें जो अभी हमने एसपी स्टार सीखा वो कैसे लगाया जा सकता है। ठीक है, क्या हम सीधे सीधे भी कर सकते थे इस सवाल को? बिल्कुल, एक बार ट्राई जरूर किया जा सकता था। कैसे? अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास टोटल ऊंचाई जो है ना, टोटल ऊंचाई, देखो इसको अलग अलग तरीके से सोचा जा सकता है। होगा तो इन्हीं में से एक कोई ऑप्शन। ठीक है, आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि सर यहां पर अगर हम 125 h, ये h की वैल्यू जो है ना, यहां पर h का मान मतलब टोटल ऊंचाई जो है अगर वो हम निकालने की कोशिश करें तो टोटल ऊंचाई जो है वो हमें निकालना है। अब nth सेकंड में तय की गई दूरी कौन सी हो सकती है? तो सर हमारे पास देखो 5, 15, 25 है ना, जो हमारे पास ऑप्शन है उन्हीं में से कोई एक होगा। क्योंकि मैंने जो आपको बताया वो सवाल नहीं है, वो खुद एक जवाब है। ये जो हमने कहानी करी है, ये पूरी कहानी जो है वो खुद एक जवाब है। ये पूरा का पूरा जो हमने लिखा हुआ ये एक जवाब है, सवाल नहीं है, जवाब है। तो अगर हम यहां पर मतलब हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर इनमें से कोई एक होने वाला है। 110% बात है। तो अब हमने लिखा था 9h/25, क्या लिखा था? 9h/25, वो nth सेकंड की दूरी है। हमें कुल ऊंचाई निकालनी थी। तो आखिरी सेकंड में दूरी क्या क्या हो सकती है? तो अगर आखिरी सेकंड की दूरी 9h/25 जो है उसको हम इक्वेट कर सकते हैं। किसके बराबर कर सकते हैं? 9h/25 को हम
9h बटा 25 को हम बराबर कर सकते हैं 35, 45, 25, 15, 5। ये 5-6 ऑप्शन है हमारे पास। अब जब भी हम बराबर करेंगे तो h की जो वैल्यू है वो इनमें से एक आनी चाहिए। अरे क्योंकि टोटल ऊंचाई तो यही है, तो ही हमारी बात बनेगी, और उसमें हम इससे भी कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से भी हम जा सकते हैं बिना किसी समस्या के। ठीक है, तो आप इस सवाल को इतने आसानी से कर सकते हो। उसी प्रकार से और भी कुछ सवाल वाला भी मैं करके बता दूंगा फिर से ना, वहां पे अभी हमारे पास जगह नहीं है, मतलब एक और दूसरा ब्लैंक पेज ले लूंगा मैं भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको और भी जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो भी एक बार बताना चाहता हूं कि ये वाली बात आपको और हजम होने लगेगी। जिन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं करती उनके लिए स्पेशली बोला जा रहा है। जैसे देखो ये वाला एक और सवाल है यहां पर। हाँ दिव्या बेटा, आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर अगर हमारे पास ये एक सवाल था, इसमें बोला था कि एक पत्थर को विरामावस्था से मुक्त किया जाता है। जब भी एक पत्थर को ऊंचाई से विरामावस्था से मुक्त किया जाएगा तो हमारा वो जो एसपी स्टार है वो लगेगा। तो अब बोला यदि गति के अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी प्रथम 3 सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर है। तो इस सवाल को आप पूरे फॉर्मूले से भी कर सकते हो और सीधे सीधे एसपी स्टार से भी कर सकते हो। क्या आपको सवाल में बोला गया है कि प्रथम 3 सेकंड में तय की गई दूरी अंतिम सेकंड के बराबर है। तो पहले तो निकाल लो प्रथम 3 सेकंड की दूरी कितनी है। तो सर हमें पता है 5, 15, 25, 35, 45, 55 इस तरह से हर एक सेकंड में दूरी होती है गेंद की। तो पहले 3 सेकंड में 45 मीटर दूरी होगी। अब यही दूरी कौन से सेकंड में है, ये देखो यही दूरी कौन से सेकंड में से 45 मीटर जो है 5वें सेकंड की दूरी है। मतलब टोटल जो हो गया वो 5 सेकंड हो गया। कहानी खत्म, पैसा हजम, आंसर आ गया। क्या किया फिर से देख लेते हैं। अंतिम सेकंड में जो दूरी होनी चाहिए, तो अंतिम सेकंड की दूरी इनमें से कोई भी हो सकता है, नीचे बहुत सारे सेकंड हो सकते हैं, लेकिन बात यह कि प्रथम 3 सेकंड की जो दूरी होगी कुल दूरी वो अंतिम सेकंड के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर केवल यही कंडीशन पॉसिबल है, टी बराबर 5 सेकंड। जिसको लगता है कि नहीं मुझे पूरा सोल्व करना, आप पूरा भी सोल्व कर सकते हो। पहले 3 सेकंड की दूरी 45 मीटर, इससे बराबर कर दो nth सेकंड की दूरी, SN वाले फॉर्मूले में रख दो वैल्यू, आंसर आएगा। लेकिन ये बेस्ट तरीका है जिससे हम एसपी स्टार से सवाल को कर सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने, जैसे देखो ये वाला सवाल भी हमने एसपी स्टार से किया था। क्या था, हमें बोला था किसी मीनार की चोटी से एक गेंद को छोड़ा गया। जब भी गेंद को छोड़े, मतलब हमारे बस में कहानी है, हमारा एसपी स्टार लग सकता है। तो बोला है अंतिम 2 सेकंड में 40 मीटर दूरी तय करता है। तो अब नीचे से 2 सेकंड का योग जो है वो 40 बनना चाहिए। तो किन 2 सेकंड का योग, आखिरी के किन 2 सेकंड का योग 40 बनेगा। तो फिर से लिखा 5, 15, 25, 45, 25, 35, 45, 55। अब ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। किसी को लगा सर कौन से आखिरी के 2 लेने, कॉमन सेंस की बात है। कौन से 2 सेकंड का योग 40 हो सकता है। अगर मैं 55 और नीचे उसके 65 लूंगा तो 65 और 55 का योग 40, सर 55 ही 40 से ज्यादा है, तो इसका योग तो कभी भी नहीं हो सकता। तो और थोड़ा ऊपर गया तो हमें पता चला सर 35 और 25 का योग करके देखे, लेकिन 60 आ गया, तो ये भी आंसर नहीं है, मतलब ये वाला सेकंड भी नहीं है। हाँ 15 और 25 का योग करके देखा तो 40 सेकंड आ गया। मतलब क्या है कि यहीं पर ही गेंद जाके टकरा गई जमीन पे, ये रही जमीन इसकी, कि आखिरी के 2 सेकंड ये रहे, तो मतलब 3 सेकंड गेंद गति करी। 3 सेकंड जब गेंद गति करती है तो टोटल दूरी जो होती है वो 45 मीटर होती है। अभी हमने डिस्कस किया था। तो इस प्रकार से हम पूरे कंसेप्ट को समझकर पूरे सवाल एक एक लाइन में कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये सारी बातें भी, और पीवाई की माहिती नीट 2022 का सवाल कि अनुपात कितना होता है, 1:3:5:5:7 होता है। इसी प्रकार से AIPMT 2013 में भी सवाल आया था, वही वाली कंडीशन, अनुपात 1:3:5 होता है nth सेकंड में तय गई दूरी का। अब जरूरी नहीं है 1-1 सेकंड ही हो, ये 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड में भी अगर नियत समय अंतराल होता है, क्रमांगत नियत समय अंतरालों में तय की गई दूरी का अनुपात 1:3:5:7 होता है। क्लियर है मामला, आ गया समझ में सभी को? अरे बोलो मेरे प्यारे। चल हाँ, अब ये सारी बातें हमने काफी ज्यादा डिस्कस डिटेल में कर ली है। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट सी बातें बता देता हूं। इसमें और भी कुछ छोटे छोटे सवाल है, एक बार आप क्लास देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आखिरी टॉपिक जो होता है हमारा, हाँ बिल्कुल खुशी बेटा, ये वाली बात भी मैं बताने वाला था, थैंक यू याद दिलाने के लिए, अभी मेरे दिमाग में था। देखो एक और कंसेप्ट था ना, ये भी आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। ये नोट्स में नहीं है, मैंने जब होमवर्क डिस्कस किया था तो उसमें करवाया था। एक बार मैं फिर से ये बता भी देता हूं
क्या होता है कि अगर हमारे पास अभी जब हम सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि हर एक सेकंड में गाड़ी, या अगर नियत वेग से गाड़ी चल रही है तो गेंद गिर रही है तो कोई भी चीज नियत त्वरण से चल रही है तो हर एक सेकंड में कितनी कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो वो अभी हमने निकाल लिया। अब हमें उल्टा भी पूछ सकता है सवाल में, क्या कि अभी हम दूरी मतलब हम समय एक सेकंड लिख रहे थे, लेकिन अगर हमें बोला कि 1 मीटर दूरी है, फिर 1 मीटर दूरी है, फिर 1 मीटर दूरी है, फिर 1 मीटर, मतलब क्रमांगत मीटर या क्रमांगत 1 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे? अब तो पहले सबसे पहले कॉमन सेंस की बात करते हैं हम। तो आपको 4 ऑप्शन देना चाहूंगा, जिन्होंने क्लास अटेंड करी वो भी बताएंगे, जिन्होंने नहीं अटेंड करी थी उनको भी इस बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मान के चलो 1 मीटर को, पहले 1 मीटर प्रारंभिक वेग u 0 है, गेंद को छोड़ा गया, पहले 1 मीटर में समय t1 लगा, अगले 1 मीटर का t2 लगा, अगले 1 मीटर का t3 लगा। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि यहां पर जब गेंद को छोड़ा जाएगा, जब गेंद को छोड़ा जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं? हम यहां पर अगर t1 t2 t3 की बात करें, t1 t2 t3 की बात करें तो इसमें कौन सा समय ज्यादा होगा? t1 ज्यादा होगा t2 से, ज्यादा होगा t3 से, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन t1 कम होगा t2 ज्यादा होगा t3 सबसे ज्यादा होगा। तीसरा ऑप्शन t1 t2 t3 तीनों बराबर होंगे। चौथा ऑप्शन t1 कम होगा t2 से और t2 ज्यादा होगा t3 से। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा समय ज्यादा होगा, कौन सा समय कम होगा अगर गेंद नीचे गिरती जा रही है। अजय चौधरी, क्या हुआ बेटा? सर अब फिजिक्स सिंपल लगने लगी है आपकी वजह से। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ, आंसर ठीक बताना, नाक हटाए हमारी बराबर होंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट, है ना। इनका गांव पता नहीं कहां है, कौन से ग्रह पर से बात कर रही है। इनका गेंद फेंको तो हर सेकंड में हर मीटर दूरी तय करने में बराबर समय लगता। तो अगर हर मीटर दूरी तय करने में बराबर समय लगेगा तो त्वरण हो ही नहीं रहा। तो अगर त्वरण नहीं हो रहा है तो हम ये पढ़ाई ही क्यों कर रहे हैं? थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अजीब मूर्ख हो। जो भी तीसरा ऑप्शन बता रहे हो, मैं ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं, तीसरा तो मेरा देने का मन भी नहीं था, वो तो मजबूरी होती है ना। कभी कभार क्या होता है कि हमें पता हमें ये करना है, लेकिन अब करने बनाने 4 ऑप्शन, तो मैंने मजबूरी में तीसरा और चौथा बना दिया, है ना। मजबूरी में तीसरा और चौथा बना दिया कि भाई कुछ नहीं, कुछ भी लिख दो, गलती तो लिखना है, गलत में तो कुछ भी लिख सकते हो, सही तो एक होगा, बाकी सारे गलत ही होंगे। तो क्या सही होगा? तो सर गेंद जैसे जैसे नीचे गिरेगी, गेंद जैसे जैसे नीचे गिरेगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। अच्छा, अब ये एक बात बताओ भाई कि अगर हम कहीं पर जा रहे हैं गाड़ी में बैठकर, हम त्वरण के साथ गति कर रहे हैं, तो त्वरित गति हो रही है, तो अगर त्वरित गति हो रही है तो स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ेगी तो समय उतनी ही दूरी तय करने में कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? सर अगर स्पीड बढ़ेगी तो कम कम समय लगता जाएगा। कॉमन सेंस की बात है तो कि सर जितना तेज चलोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, और उतनी स्पीड बढ़ेगी तो समय कम लगेगा। तो समय कम लगेगा मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि सबसे कम समय जो है वो T3 में होना चाहिए। जैसे जैसे नीचे जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी, तो T3 में कम होना चाहिए, T2 में और ज्यादा, T1 में सबसे ज्यादा, है ना। ये तो बिल्कुल 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 आसान सी बात है ना। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। अब क्या होता है कि 1-1 मीटर में तय की गई दूरी का अनुपात पूछ लेते हैं, है ना। सॉरी, 1-1 मीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात पूछते हैं। तो यहां पर समय का अनुपात क्या आएगा? तो सर समय कम होता जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो समय का अनुपात क्या आएगा? तो ये होता है 1/√2-1, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पहले 2 मीटर के लिए। लेकिन अगर इसी चीज को और आगे कंटिन्यू करना है तो ये आप लिख सकते हो √3 - √2 अनुपात √4 - √3 अनुपात। इसी प्रकार से कहानी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसको याद रखने की एक ट्रिक भी बता रहा हूं, एक चीते की सोच बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे यहां पर क्या कि सर हम यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ना, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अल्टीमेटली हो क्या रहा है। यहाँ पर 2 का 3 हो रहा है, 1 का 2 हो रहा है, फिर 3 का 4 हो रहा है, 2 का 3 हो रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है। तो हम चाहे तो इसको ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं, √1 - √0
अनुपात √2 माइनस √1 अनुपात √3 माइनस √2 अनुपात √4 माइनस √3। ठीक है, तो इसी प्रकार से कहानी बढ़ती जाएगी। तो देखो ये 1 का 2 हुआ, 0 का 1 हो गया, 2 का 3 हुआ, 1 का 2 हो गया। तो एक एक बढ़ाते जाना है बस आपको। क्लियर है मामला? चलो भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब गति का आलेखीय विश्लेषण फटाफट समझ लेते हैं। ये कंपैरेटिवली बहुत आसान सी बातें होती है ना, और बहुत आसान सी चीज होती है गति के आलेखीय विश्लेषण में। क्या होता है गति के आलेखीय विश्लेषण में? ग्राफ आपको समझने होते। तो ग्राफ में आपको एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ, तीन इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो हमको बनाने होते हैं। स्थिति समय, वेग समय और त्वरण समय ग्राफ। ठीक है, अब इन ग्राफ से हम क्या क्या समझ सकते हैं? तो ग्राफ समझने के लिए हमें पहले कुछ समीकरण हमारे रिवाइज होने चाहिए। जैसे v बराबर होता है dx बटा dt, त्वरण बराबर होता है dv बटा dt। समाकलन में देखें तो इंटीग्रेशन v dt बराबर होता है इंटीग्रेशन dx के, और इंटीग्रेशन a dt बराबर होता है इंटीग्रेशन dv के। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट से समीकरण थे जो हमें पता होने चाहिए। तो अब इन सबसे हम क्या पता कर सकते हैं? हमें पता है सर कि अवकलन मतलब ढाल होता है और समाकलन मतलब क्षेत्रफल होता है। समाकलन मतलब क्षेत्रफल होता है। तो अब इससे हम कैसी चीजें बना सकते हैं? तो अगर हमने dx बटा dt करा, कभी भी क्या किया? dx बटा dt करा, तो dx बटा dt करा तो यहां पे xt ग्राफ की ढाल वेग देगी, क्योंकि ये क्या? अवकलन, अवकलन से हमें क्या पता चलता है? ढाल। तो xt ग्राफ की ढाल वेग देगी, पहली बात। दूसरी बात, vt ग्राफ की ढाल त्वरण देती है। तो यहां पर क्या है? vt ग्राफ कैसे पता चला? dv बटा dt क्या होता है? त्वरण होता है। तो vt ग्राफ की ढाल त्वरण देगी। इसी प्रकार से यहां पे एक और vt लिखा हुआ है सर, vt बराबर होगा dx के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि vt ग्राफ का क्षेत्रफल, समाकलन हो रहा है, विस्थापन देगा। इसी प्रकार से at ग्राफ का समाकलन at ग्राफ का क्षेत्रफल जो है या समाकलन वेग में परिवर्तन देता है, तो इसका क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन देगा। क्या ये मामला सभी को चमकता है? अगर हां, तो अब हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से ग्राफ है जो हमें पता होने चाहिए। कैसे? ये जो ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं या जो ग्राफ आपके पास बोर्ड पे बने हुए, ये ग्राफ जो है इन्हीं के टुकड़े मिलाकर या इन ग्राफ को मिलाकर कोई एक बड़ा ग्राफ बनाया जा सकता है। जैसे देखो क्या क्या हो सकता है इस दुनिया में, जो हमने पढ़ा उसमें से ही समझते हैं। सबसे पहली बात हमने ये समझी थी कि सर वस्तु जो है वो रुकी भी हो सकती है। दूसरी बात हमने ये समझी थी कि वस्तु जो है वो नियत वेग से चल सकती है। फिर हम आते त्वरण के ऊपर, हो सकता है वस्तु नियत त्वरण से चल रही हो। तो यहां पर हमने एक एक बात, मतलब ये जो एक एक तीनों कंडीशन है उसके पूरे पूरे ग्राफ बना लिए हमने। क्या कि अगर हमारे पास विराम अवस्था में वस्तु है तो उसका त्वरण शून्य होना चाहिए, वेग भी शून्य होना चाहिए, रुका हुआ है भाई, तो उसकी स्थिति समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। तो ये कुछ टी के समांतर या टी अक्ष के समांतर लाइन आ गई, मतलब ये क्या? ये नियत है। ये क्या है? नियत है, ये नहीं बदल रहा, इसकी स्थिति नहीं बदल रही। इसी प्रकार से नियत वेग से अगर वस्तु चलेगी तो क्या होगा? नियत वेग से चलेगी तो उसका त्वरण शून्य हो जाएगा ना। ये तो बिल्कुल आसान से ग्राफ, मतलब देखो यार, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, जिनको ग्राफ बिल्कुल ही आसान लगते हैं और जिनको ग्राफ पल्ले ही नहीं पड़ते। ठीक है, तो जिनको ग्राफ पल्ले नहीं पड़ते वो ये कंडीशन के हिसाब से जैसा जैसा बता रहा हूं याद रखो, और जिनको ग्राफ आसान लगते हैं उनको अगर मैं कुछ नहीं भी बोलूंगा तो वो फोटो देख के समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो मतलब देखो क्या होता है कि दुनिया में दो, मतलब बेसिकली वैसे तो बहुत वैरायटी में हम लोगों को बांट सकते हैं, लेकिन मैं मेंटल की बात करूं या दिमाग के उपयोग की बात करूं तो दो प्रकार के लोग हो जाते हैं। जिनका एनालिटिकल, मतलब कि जिनको चीजें देख के जल्दी समझ में आ जाता है, और दूसरे प्रकार के जिनको देख के समझ नहीं आएगा लेकिन एक बार समझाते तो शायद हमेशा के लिए याद रह जाए। ठीक है, मतलब कुछ लोग होते जो समझ जाते कि हाँ इसने ऐसा किया तो मतलब मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो एनालिटिकल लोग हैं। मतलब उनका ग्राफ, उनकी इक्वेशन वाले पार्ट या उनका फिजिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, और वे बच्चे ज्यादा बेहतर कर पाते हैं, क्वेश्चन को समझ कर जल्दी आंसर कर पाते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग, दूसरे प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? देखो मैं दोनों प्रकार के बच्चों को नीट कैसे निकालना, फिजिक्स में क्या कैसे करना वो बता रहा हूं। ठीक है, तो दूसरे प्रकार के जो बच्चे होते हैं जिन्हें ये चीज समझ नहीं आती तो वो क्या करते हैं फिजिक्स में, या वे लोग नीट में अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? उनको बायोलॉजी आ रही है अच्छे से, वो बाकी फिजिक्स में सारे फॉर्मूले, उनको जितने क्लास में बताया जा रहे, जितने क्वेश्चन बताए जा रहे, वो सब कुछ दो तीन बार कर लेते हैं, तो उससे उनको याद हो जाता है, उनको याद हो जाता है।
क्योंकि देखो ऐसा नहीं है फिजिक्स में नीट में कुछ बहुत ही तूफानी बातें आनी है, कोई तूफानी बात नहीं आनी, कोई तूफानी बात नहीं आनी है ना। उनमें उसमें बिल्कुल बेसिक सी चीजें आएंगी, बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट्स आएंगे, है ना, और उसी को डुप्लीकेट कर करके चीजें पूछते रहेंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे को बहुत बड़ा करना है फिजिक्स में, नहीं, तुझे कुछ बड़ा नहीं करना, तुम्हें बस जितना बताया जा रहा है उतना ध्यान रखना है, दैट्स इट। क्लियर है मामला। अब यहां पर, है ना, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट सी बात, किन बच्चों का ज्यादा सिलेक्शन होता है फिर सर नीट में? देखो, जिन बच्चों को ग्राफ वगैरह या जो एनालिटिकल बात है, जिनको फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है विद टाइम, उनका सिलेक्शन ज्यादा जल्दी होता है नीट में और चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, थोड़ी अजीब बात है और थोड़ा कटु सत्य भी है। हो सकता है किसी को बुरा भी लगे या डर लगे कि शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्या। नहीं, आप मेहनत करोगे। आप देखो, अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हो तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सिलेक्शन आपका भी होगा। परंतु बात यह है कि जितने ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होते या जिनके भी 600, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं दूसरों के या जिन बच्चों से बात करें उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जिनके भी 650 के ऊपर नंबर होते, जिनके भी 600-620 के ऊपर नंबर होते, जैसे डाउटनट पर ही अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू डाले हुए, तो अगर आप उन सबसे देखेंगे तो एक बात कॉमन होती है, उनको फिजिक्स में मजा आ जाता है जिंदगी का। ठीक है, मजा तो मैं हर किसी को दिलाऊंगा, लेकिन अगर जिनको वाकई में मजा आता है, जो इंटरेस्ट लेके पढ़ते, जो पूरे टाइम क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते, जो होमवर्क रेगुलरली करते, उनको अपने आप मजा आ जाता है। और जिनको मजा आ जाता है फिजिक्स में, ठीक है, तो वो अपने आप नीट के करीब चले जाते, वो अपने आप कॉलेज तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट लेकर और मजेदार तरीके से फिर से ये समझना शुरू करते हैं। विरामावस्था में त्वरण शून्य था, वेग शून्य था, स्थिति नियत थी। अब यहां पर नियत वेग में क्या होगा? नियत वेग में सर त्वरण शून्य होगा। अगर किसी का वेग नियत है तो त्वरण तो होना नहीं चाहिए। वेग नियत है मतलब समय के साथ वेग नहीं बढ़ना चाहिए, तो समय के साथ वेग नियत है। तो यहां पर देख, समय के साथ वेग नियत है मतलब कि क्या हुआ, वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से चल रही, तो चल तो रही है मतलब आगे बढ़ी, मतलब उसकी स्थिति समय के साथ बदलनी चाहिए। तो यहां पर यह स्थिति बदल रही है, बढ़ रही है। अब यहां पर ये क्या बना दिया सर आपने? ये मैंने कुछ एसपी स्टार बताया था आपको, रोने वाला हंसने वाला चेहरा। तो यहां पर नियत वेग, अच्छा सर, तो ये यहां पर शादी वाले फूफाजी कहां से आ गए, जिनके चेहरे पे ना तो खुशी है ना तो गम, ना खुशी ना गम, ना, जैसे वो क्या था, कभी खुशी कभी गम, या ना खुशी ना गम, कभी ना बदलेंगे हम। तो यहां पर ये नहीं बदल रहे, क्यों? क्योंकि इसमें वेग नियत है। इसमें क्या है? वेग नियत है। तो वेग नियत है, तो यह कैसे पता चला? एक्सटी ग्राफ से पता चला। तो एक्सटी ग्राफ का ढाल क्या देता है? वेग देता है। तो एक्सटी ग्राफ का ढाल वेग देता है, तो देखो एक्सटी ग्राफ का ढाल नियत है मतलब वेग नियत है, ऐसा भी समझ सकते हैं हम चीजों को। अब इसमें नियत त्वरण क्या होता है? नियत त्वरण में, तो नियत त्वरण में सर त्वरण नियत होगा, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात। वेग समय के साथ बढ़ना चाहिए, क्योंकि वीटी ग्राफ का ढाल क्या देता है? वीटी ग्राफ का ढाल जो है सर, फिर से वो शादी वाले फूफाजी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर वीटी ग्राफ का ढाल जो है वह नियत होना चाहिए। तो ढाल नियत है तो त्वरण नियत है। देख, ये नियत है और इसका ढाल 0 है, इसका ढाल कुछ ना कुछ है और पॉजिटिव वैल्यू है। इसी प्रकार से अगर यहां पर वेग समय के साथ बढ़ता जा रहा है, तो एक्सटी ग्राफ का ढाल समय के साथ बढ़ता जाना चाहिए। तो ये रोने वाला या हंसने वाला, सर ये हंसने वाला परवलय बनेगा। और इस चीज को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि नियत त्वरण में हमने बात पढ़ी थी कि x समानुपाती होता है टी स्क्वायर के, v समानुपाती होता है टी के, और त्वरण नियत होता है। इसी प्रकार से नियत मंदन के लिए मैंने ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क में दिए थे, एक बार मैं उन्हें भी बता देता हूं। अच्छा, इसके अलावा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि यहां पर वीएक्स ग्राफ जो है वह कैसे बनेगा? हमने नियत त्वरण में पढ़ा होता है सर कि v स्क्वायर समानुपाती होता है x के, या v समानुपाती होता है रूट x के। तो इसमें ये ग्राफ जो है v से दूर भागता हुआ बनना चाहिए, vx ग्राफ। चलो, तो ये जो सारे थे ये हमने लेक्चर नंबर, मतलब बेसिकली आज हमें 3 इंपॉर्टेंट लेक्चर करने थे। तो ये हमने यहां पर लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 6 पढ़ लिया है।
अब 8 हमारा एक और इंपॉर्टेंट सा लेक्चर रहता है, वो अब हमें डिस्कस करना है, उसमें हमारे क्वेश्चंस ज्यादा है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड नहीं करी उन्हें बता देता हूं बेटा कि यहां पर इसमें हमें गति के आलेख के विश्लेषण पे मैंने क्वेश्चंस करवाए थे लेक्चर नंबर 8 में। लेक्चर नंबर 9 जो था ना, लेक्चर नंबर 9 जो था बेटा, उसमें मैंने आपेक्षित गति है ना, मेन थोड़े बहुत ग्राफ के क्वेश्चन थे वो बचे हुए थे, और आपेक्षित गति बचा था। तो आपेक्षित गति जो है वो मैं आपको थोड़ा बहुत भली रिवाइज भी करवा दूंगा, लेकिन बात यह कि आपेक्षित गति का स्टार्टिंग का जो पोर्शन है ना, आपको अगर असली मजा लेना, असली फील लेना बेटा, तो कृपया करके लेक्चर नंबर, ये सब पढ़ा दूंगा मैं, तो उसके बाद में जिनका भी छूटा हुआ है उनके लिए बोल रहा हूं, लेक्चर नंबर 9 में जो आपेक्षित गति मैंने पढ़ाया हुआ एक बार उससे जाकर पढ़ लो, ताकि उससे फील आ जाएगा आपको असली आपेक्षित गति का, और आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। तो अभी जो टाइम बचा है इसमें ग्राफ और ग्राफ की कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें बता रहा हूं। तो लेक्चर नंबर 9 में ये करवा था बेटा, और लेक्चर नंबर 10 जो था, लेक्चर नंबर 10 जो था उसमें मैंने आपेक्षित गति के क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, तो आपेक्षित गति के क्वेश्चंस है यहां पर, ये भी आप एक बार देखोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। और लेक्चर नंबर 11 में मैंने होमवर्क के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे। ठीक है, तो यहां पर लाइव सेशन लिया था मैंने एक, तो आपके अगर होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस डाउट है तो वो भी आप देख सकते हो, इस पीडीएफ में थे। क्लियर है? तो आप यहां पर इन सब पीडीएफ से ये सारी बातें ध्यान रख सकते हो। चलिए, हाँ अब हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं। लेक्चर नंबर 9 आया, हाँ 8 पे आ गए, ठीक। तो अब यहां पे नियत मंदन की बातें हम कर रहे थे, नियत मंदन की बातें कर रहे थे। तो नियत मंदन में क्या होता है, नियत मंदन में है ना, अच्छा नियत मंदन है, उसके पहले नियत त्वरण के भी कुछ इंपॉर्टेंस है। ग्राफ, सर बेबी बॉय चलने लगा है अब, अच्छा चलने लगा नहीं, अभी मतलब इतना नहीं चल, अभी चल नहीं पाता, ऐसे फ्री हैंड नहीं चल पाता है, घुटने चल देता है, और ऐसा अगर हाथ तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाता है हाथ पकड़कर। हाँ, तो नियत त्वरण में हमने क्या क्या बातें समझी थी, हमने ये समझी थी कि वीटी ग्राफ जो है, या वी समानुपातिता टी स्क्वायर की ग्राफ, ये तीनों हमने बना लिए थे। अब इसके और प्रतिरूप भी बन सकते हैं, प्रतिरूप भी बन सकते हैं। तो प्रतिरूप जो थे वो एक्सटी ग्राफ, तो एक्सटी ग्राफ में और प्रतिरूप कैसे बन सकते हैं, तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर ये जो ग्राफ है वो जरूरी मैं यहां से शुरू करूं, ये ग्राफ ऊपर से भी शुरू कर सकता हूं। तो ग्राफ अगर थोड़ा सा ऊपर से शुरू करा, थोड़ा ऊपर से शुरू करा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में यहां पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, इस कंडीशन में बोलना चाह रहा है x बराबर 0 से ग्राफ शुरू हुआ, मतलब कि प्रारंभिक स्थिति x बराबर 0 थी, लेकिन यहां पर ये x से थोड़ा सा आगे, मतलब x नॉट इक्वल टू 0 था, तो यहां से इसने शुरू करा ग्राफ, तो ये घूमने लगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं ग्राफ यहां से वीटी ग्राफ बोल रहा हूं, वीटी ग्राफ 0 से ना शुरू करते हुए ऊपर से शुरू करूं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रारंभिक वेग 0 नहीं माना है, प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ है। और इसके अलावा अगर मान के चलो ऐसा हो सकता है कि कोई कण जो है वह नेगेटिव में खड़ा हो जाए और इस तरफ बढ़ना शुरू कर जाए, तो यहां पर x का मान कुछ ना कुछ होगा ना बेटा, कुछ ना कुछ होगा, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर यह क्या है, यह नेगेटिव से शुरू किया, नेगेटिव से शुरू करा, तो नेगेटिव से शुरू करा और आगे बढ़ता गया, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, नेगेटिव से शुरू करके। इसी प्रकार से ये वीटी ग्राफ भी जो है वो नीचे से भी शुरू हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक वेग 0 नहीं होकर, देखो इसमें प्रारंभिक वेग 0 था, इसमें कुछ पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव था, मतलब कहीं नेगेटिव दिशा में जा रहा था, फिर घूमकर ये पॉजिटिव में जाने लगा, क्योंकि बीच में वेग शुरू भी हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से ग्राफ थे जो हमें पता होने चाहिए थे। इसी प्रकार से मंदन के ग्राफ कैसे बनेंगे वो भी देख लेते। मंदन के ग्राफ कैसे बनते, मंदन के ग्राफ में यहां पर एटी जो होगा ये मंदन होगा, इसी प्रकार से यहां पर वीटी जो होगा वह नेगेटिव में बनना, जब
किसी प्रारंभिक वेग पॉजिटिव से शुरू होगा और ढाल नेगेटिव होनी चाहिए, वेग घटना चाहिए समय के साथ, तो ये वीटी ग्राफ बनेगा इसका। और एक्सटी ग्राफ में क्या होगा, एक्सटी ग्राफ में अभी भी बनेगा परवल ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि इसका ढाल कम होना चाहिए। क्यों? कि एक्सटी ग्राफ का ढाल वेग देता है, वेग समय के साथ कम हो रहा है, वेग समय के साथ कम हो रहा है, तो अगर वेग समय के साथ कम हो रहा है तो यहां पर एक्सटी ग्राफ का ढाल भी समय के साथ कम होना चाहिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट से बातें थी ग्राफ को लेकर जो हमें पता होना चाहिए। अब इसके अलावा जितने सारे सवाल है वो सारे सवाल वगैरह इसी केसेस पर बेस्ड है। इसमें एक और थ्योरेटिकल बात बचती है कि हमारे पास कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं होंगे इस दुनिया में। कुछ क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन गलत क्यों दिखाते हैं, आप बेटा वाला क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, मैं करेक्ट करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर कुछ ग्राफ आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं कि कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है, यह भी पूछा जा सकता है आपसे। तो यहां पर 12th में 57% हाँ दे सकते बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर अगर हम कुछ ग्राफ देखें जो पॉसिबल नहीं है तो इसके कुछ केसेस है, जैसे कौन सा ग्राफ असंभव है, तो उसके लिए ध्यान रखना होगा आपको कि विस्थापन और वेग नेगेटिव पॉजिटिव जीरो संभव है, लेकिन चाल और दूरी नेगेटिव संभव नहीं है, चाल और दूरी नेगेटिव संभव नहीं है। तो इसमें केस नंबर 1, एक समय पर दो भौतिक राशियां संभव नहीं होती है, एक समय पर दो भौतिक राशियां संभव नहीं है। जैसे ये वीटी ग्राफ है, तो इस वीटी ग्राफ में एक ही समय पर दो भौतिक राशियां, जैसे ये ग्राफ घूमकर ऐसा आ गया, ये ग्राफ घूमकर ऐसा आ गया, ये ग्राफ ऐसे घूम गया, तो इसका मतलब, सबका मतलब क्या है कि एक ही समय पे दो भौतिक राशियां, जैसे यहां पे एक समय पे दो वेग, एक समय पे दो स्थितियां, एक समय पे दो वेग कभी संभव नहीं है। इसी प्रकार से केस नंबर 2, ये जो सारी बातें बोली कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर चाल आपको दिया जाए और चाल नेगेटिव में चले जाए, दूरी समय के साथ घट नहीं सकती, तो ये ग्राफ बन जाए। दूरी बढ़ी, दूरी घटी, संभव नहीं है ना। तो यहां पर ये सारे संभव नहीं है, लेकिन अगर मैं इसी में चाल की जगह वेग कर दूं तो संभव है। वेग नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूरी और समय, दूरी समय के साथ घट नहीं सकती, लेकिन स्थिति, हाँ स्थिति नेगेटिव में जा सकती है ना। हो सकता है कि कोई पॉजिटिव में खड़ा और नेगेटिव में जा रहा हो, लेकिन उसकी दूरी नेगेटिव नहीं होगी, उसकी स्थिति या विस्थापन नेगेटिव हो सकता है। इसी प्रकार से वही वाला ग्राफ ये भी, दूरी कभी घट नहीं सकती है, देखो दूरी बड़ी 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 फिर घटी, दूरी घट नहीं सकती, लेकिन ये स्थिति जो है या विस्थापन जो है वो घट सकता है समय के, विस्थापन जो है वो कम भी हो सकता है। तो फूल पत्ती वाले ग्राफ और ऐसे ग्राफ पॉसिबल नहीं है। एक लास्ट बात जो ग्राफ पॉसिबल नहीं है कि अगर हमारे पास कभी भी एक्सटी ग्राफ जो आए या वीटी ग्राफ है या ईटी ग्राफ आए जो हमारे पास समय अक्ष के लंबवत आ जाए, तो समय अक्ष के लंबवत कभी भी ग्राफ पॉसिबल नहीं होते। क्लियर है मामला। और इसी प्रकार से समय नेगेटिव नहीं होता और समय अक्ष के लंबवत ग्राफ पॉसिबल नहीं है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर ये इधर का पॉसिबल था लेकिन ये नेगेटिव में चले गया, समय नेगेटिव में चले गया, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ग्राफ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल बातें थी वो सारी मैंने रिवाइज करवा दी है। अब आपको ज्यादा समस्या नहीं जानी चाहिए, जितने सवाल है वो सारे ग्राफ पर बेस्ड आसान से सवाल है ना। ये वाला सेशन अभी मैं इतना ही रखना चाहूंगा क्योंकि एक्चुअल में बात है कि मेरा 2 बजे से एक सेमिनार भी है। आप लोग चाहे तो आप भी आ सकते हो उस सेमिनार पे, जूम पर, गूगल मीट पर सेमिनार होने वाला है, तो वो 2 बजे से सेमिनार है, आप लोग भी चाहे तो उसे अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी का ये वाली क्लास में इतनी ही एंड करना चाहूंगा। नीट 2000 वाला बता दो प्लीज। ठीक है, XYZ नाम क्या है बेटा तेरे, बता पहले नाम बताओ, फिर ये सवाल बताएंगे हम। नीट 2022 वाला सवाल क्या था सर? वैसे नीट 2022 में ये नहीं पूछा था, उसमें शायद हाँ वैल्यूज थोड़ी अलग थी, 30 और 60 डिग्री था, तो कंसेप्ट तो यही था। लेकिन यश कुमार बेटा तुम कमेंट करते हो, तुम्हारा कमेंट तुरंत ही गायब हो जाता। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हो तो तुम्हारा कमेंट एकदम नीचे चले जाता है। सेमिनार अटेंड कैसे करते हैं? सेमिनार आप लोग चाहो तो, सेमिनार मतलब ऐसा मैं जूम पर आऊंगा अभी, तो आप लोग भी मुझे बोल सकते हो, कुछ बातें कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए अभी आपके ऐप में ही नोटिफिकेशन आएगा, मेरे को लगता है जैसे यूजुअली ऐप पे होम पे क्लिक करना, उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। आई फ्लू किसी को हुआ है? नहीं, अभी तो किसी को नहीं हुआ, यहां पर नहीं हुआ। सर 3 वाले में क्या है, उसमें दिया
हाँ, तीसरे वाले में दिया हुआ मान, बिल्कुल बेटा, वहां पे तीसरे वाले में दिया हुआ मान ही नेगेटिव था। देखो, तो अब यहां पर एक लास्ट सवाल देख लेते है ना, एक्स वाई जेड की डिमांड पर। सर नीट 2022 में सवाल में पूछा गया था, एक्सटी ग्राफ दिया हुआ था, दो ग्राफ थे ए और बी के, तो इसमें वेग पता करना है, वेग का अनुपात, वेग का अनुपात। तो बेटा एक्सटी ग्राफ का ढाल वेग देता है, तो यहां पर VA और VB है ना, ए VA जो है और VB, तो देखो VA बटा VB जो होगा वो 10 45 और 10 30 हो जाएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहां पर सर, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इसका अनुपात जो है वह नियत होना चाहिए। तो VA या ढाल जो है वो अनुपात, ढाल से हम वेग निकाल सकते हैं, तो उसका अनुपात निकल जाएगा। तो यहां पर VA बटा VB, तो 10 45 बटे में 10 30 हो जाएगा। 10 45 1 बटा 1 होता है और 1 बटा 1 या 1 ही होगा, और 10 30 1 बटा √3 होता है, तो उसका अनुपात लिखना है, आसान सी बात है। हाँ, आई फ्लू बेटा बहुत फेल रहा है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है ना, किसी की आंखों में आंखें डालकर ना देखें, और इसी प्रकार से सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। और मेन तो यह है कि जहां किसी को भी अगर आपको पता चला कि आई फ्लू है तो वहां पर जाना अवॉइड करे, उन जगहों पे ना जाए। नहीं बेटा, संपूर्ण एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद में कोई किताब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। शालिनी बेटा, आपने जो टाइप का क्वेश्चन बताया वो क्लास में मैंने करवाया है, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ, क्लास 12 जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे हम। उजेद नाम है, ठीक है बेटा। चलो, तो अभी हम इतनी ही रखते क्लास, जल्दी मिलेंगे हम। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अच्छा, आज हमारी क्लास कितनी बजे? हाँ, आज हमारी रेगुलर क्लास पे टाइम है, उस वाली क्लास अटेंड करना है। खंडवा से कोई है क्या? हम हैं खंडवा से भैया, बताओ। हाँ बेटा, अगर आप संपूर्ण एनसीईआरटी, अच्छा संपूर्ण फिजिक्स वाली बात बोल रहे हैं, हाँ, अगर आप एसपी बुक सॉल्व कर लेते तो आपको और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण फिजिक्स सॉल्व कर लेंगे तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और। चलो, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।